कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं ये? इन इट्स अ बिड टू इंश्योर अ फ्री फ्लो ऑफ एसेंशियल गुड्स। कोविड-19 का जो लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम के अंदर ट्रैवल करना बहुत दिक्कत हो रहा है। गुड्स को इधर से उधर ले जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इधर से उधर ले जाने में गुड्स को। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट ने क्या किया है कि नियरली 2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स को बोला है कि ये लोग ओवर 60 करोड़ पीपल तक एक्सेस करेंगे। कैसे करेंगे? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल आइटम्स पहुंचाने के बाद। किस पे साथ काम करेगा? गवर्नमेंट काम करेगी तकरीबन 2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स के बाद। और इसमें 3.8 अच्छा इन्होंने कन्फ्यूजन दे रखा है, थोड़ा सा देखते हैं एक बार। इन्होंने कहा है कि एसेंशियल एरियाज़ जो हैं रूरल एरियाज़ में होंगे गवर्नमेंट के, उन्होंने डिसाइड किया कि 2000 के साथ करेंगे। और हाँ, कंट्री में टोटल 3.8 लैक्स कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं। रूरल एरियाज़ में अराउंड 2000 कॉमन सर्विस सेंटर्स होंगे। ये काम कैसे करता है? कस्टमर या तो ऑनलाइन जाकर या फिर ऑफलाइन जाकर भी इन कॉमन सर्विस सेंटर से अपनी जो भी इनको सर्विसेज वगैरह होती है ये अपनी रिसीव कर सकते हैं। इनमें जनरली किस टाइप की सर्विस होती है? देखो क्या हो सकता है ना, कॉमन सर्विस सेंटर क्या होते हैं कि सपोज़ आप एक गांव में रहते हो और आपको मन में आती है कि यार आप अपनी फार्मिंग खेती बाड़ी के अलावा आपको कोई पार्ट टाइम काम भी करना है, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अपना एक कॉमन सर्विस सेंटर बना सकते हो। वहाँ पर आप गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ या फिर प्राइवेट फैसिलिटीज़ अपने ही घर से दे सकते हो, आप उसमें कंसेशन ले लेते हो। जैसे अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाते होगे तो आपने देखा होगा कि रेलवे स्टेशन के बाहर भी ना कुछ सेंटर्स बने होते हैं जो टिकट दे रहे होते हैं। ठीक है, वो कंसेशन लेते हैं, 10 रुपये की टिकट होगी वो आपको 12 रुपये में देंगे। ठीक है, तो ये सब जो होते हैं गवर्नमेंट से ही अप्रूव्ड होते हैं, ये अपना कंसेशन लेते हैं। फ़ायदा क्या होता है कि फ़ायदा ये होता है कि गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल सेंटर होता है ना उसके ऊपर लोड कम हो जाता है। ठीक है, आपकी सर्विस फास्ट हो जाती है और किसी एक इंसान को एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। तो अभी लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसे सेंटर्स का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको रैपिडली डिलीवर किया जा सके। यही इस एक्सप्लेनेशन के अंदर यहाँ पर इन्होंने दे रखा है। मेजर फोकस है इन लोगों का डिलीवर करना वेरियस इलेक्ट्रॉनिक टाइप सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट के विलेजेस में है, कंट्रीब्यूट करेगी डिजिटल और फाइनेंशियल सोसाइटी के अंदर। ये वैसे डिजिटल इंडिया का वो है कॉन्सेप्ट, तो आपका कोई मेंस का क्वेश्चन बनता है कि हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इम्प्रोवाइज्ड इनटू डिलीवरिंग सर्विसेज, तो उसमें आप ये लिख सकते हैं CSS का एग्जांपल। मल्टी सर्विस होती है, सिंगल पॉइंट मॉडल होता है। ऑलराइट, इसमें 3 विजन आइडिया होता है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का, जो है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कोर यूटिलिटी होनी चाहिए, गवर्नेंस एंड सर्विस डिमांड के ऊपर होनी चाहिए, डिजिटल एम्पावरमेंट करेगा। ऑब्वियस सी बात है कि आप जो भी लोग होंगे वो डिजिटल, जितने ज़्यादा सर्विस सेंटर होंगे ना उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, उतना ज़्यादा रैपिडली इकॉनमी मूव करती है, उतने ज़्यादा लोगों को डिजिटल एक्सेस मिल जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है हमारे CSS का? ये सर्विस डिलीवरी पॉइंट से बढ़ के है एक चीज़। ठीक है, दे आर पोजिशन एज ए चेंज एजेंट्स, प्रमोट करते हैं रूरल एरियाज़ में एंटरप्रेन्योरशिप। ऑब्वियस सी बात है ना कि गवर्नमेंट आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेज आपको एक मौका देते हैं कि आप एक मिडिल मैन बन जाओ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो आप एक काइंड के एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। आप रूरल कैपेसिटीज़ बिल्ड करने में हेल्प करते हो, आप लाइवलीहुड्स को एनहेंस करने में हेल्प करते हो। इससे क्या होता है, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हो जाता है। ऑलराइट, और ये एक बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच का मतलब क्या होता है? देखो, एक होती है टॉप डाउन अप्रोच, एक होती है बॉटम अप अप्रोच। नीति आयोग जो है ना हमारा, वो बॉटम अप अप्रोच के ऊपर बेस्ड है, यानी कि ग्राउंड लेवल से काम करते हैं हम लोग। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन था वो टॉप डाउन अप्रोच पे था, ऊपर से जो चीज़ होती थी ना उसको लाके नीचे इंप्लीमेंट करता था। नीति आयोग को इन्होंने चेंज करके बनाया कि नहीं, नीचे जो हो रहा है ना उसको एनालाइज करो, फिर उसको ऊपर से अब उसको ऊपर लेके आके उसके अकॉर्डिंग प्लान करो। तो ये होता है नीचे से टॉप से डाउन और बॉटम से अप अप्रोच। इसका बैकग्राउंड क्या है? देखो, ये कॉमन सर्विस सेंटर वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये एक स्ट्रेटेजिक कंपोनेंट है किसका? नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का। इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था मई 2006 में, अपना जो नेशनल कमीशन मिनिमम प्रोग्राम था ना उसके अकॉर्डिंग। It is one of the approved projects under the integrated mission mode projects of the national e-governance plan। प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इसके अंडर क्या CSC आता है हमारा, और आता है, उसमें ये वर्ड चेंज कर देंगे। मान लो इंटीग्रेटेड की जगह कोई दूसरा वर्ड देंगे, इंटरनेशनल या फिर इंडियन मिशन मोड कर देंगे। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंदर इंटरनेशनल ई गवर्नेंस प्लान कर देंगे, फिर यस या नो बोल देंगे, इसके अंदर है या इसके अंदर नहीं है। ऐसे बनते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, इसमें जनरली 17 स्टेट्स का एग्रीमेंट मिल गया है। जो रिसेंट 5 का जो मिला है वो ये है,
बिहार, पंजाब, यूपी, हिमाचल, दमन एंड दीव और प्लस में दादरा एंड नागर हवेली। ये आपको पता होना चाहिए कि दमन एंड दीव और दादरा एंड नागर हवेली को मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड की स्कीम, ये जून 2019 में स्टार्ट हुई थी और इसका टारगेट जो है वो है कि जून 2020 से इसको फुली फ्लेज्ड इफेक्ट में लेके आना है। 60 करोड़ बेनिफिशरीज होंगे इसके 17 स्टेट से और यूटी से, जिनके पास एक राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी का मीडियम होगा। मतलब क्या होगा, अभी क्या होता था कि हर स्टेट का एक अपना अपना राशन कार्ड होता था डिफरेंट। अब क्या हो जाएगा, पूरे कंट्री में एक सिंगल राशन कार्ड आप यूज़ करके किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो भी सब्सिडाइज आपको फूड मटेरियल या फिर और डेली यूज़ के मटेरियल मिलते हैं वो आप ले सकते हो। पहले ये स्पेशली इस चीज़ को जल्दी करने की कोशिश इसलिए की गई है क्योंकि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, इनकी सिचुएशन को अभी देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि लॉकडाउन में ये लोग कहीं रहे होते हैं, इनका राशन कार्ड किसी स्टेट का होता है। तो मान लो कोई इंसान यूपी का है और वो मध्य प्रदेश में रह रहा है, तो मध्य प्रदेश में उस राशन कार्ड को यूज़ करके पीडीएस से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कोई बेनिफिट नहीं ले सकता है। लेकिन अब जो वन राशन कार्ड वाला स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा तो फिर वो यूपी का हो, चाहे वो कश्मीर का हो, चाहे वो मणिपुर का हो, किसी भी स्टेट में उसी राशन कार्ड की हेल्प से बेनिफिट्स ले सकता है सब्सिडीज़ के। अब स्कीम के बारे में अच्छा जो मैंने बता दिया वो तो यहीं पे है। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया कि एक स्कीम से वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट उसको नहीं होना पड़ेगा। सिग्निफिकेंस क्या होगी, इससे फ्रीडम मिलेगी बेनिफिशरीज़ को, वो एक ही पीडीएस शॉप से बंधे नहीं रह जाएंगे, उनकी डिपेंडेंसी शॉप ओनर्स के ऊपर नहीं रहेगी, तो मैंने आपको बता ही दिया है। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हाँ इस राशन कार्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया जाएगा, जो कि ऑब्वियस सी बात है, आपकी एक नेशनल राशन कार्ड बनेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी होगा उसका। इसके लिए जो स्टेट्स वगैरह थे सबके ना डिफरेंट राशन कार्ड्स थे, किसी का डिज़ाइन अलग था, किसी का पैटर्न अलग था, तो सभी से सजेशन लेके फिर इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाएगा। तो उसमें बाईलैंग्वेज होगा, 2 लैंग्वेजेस होंगी, इसमें से एक तो आपको कंपल्सरी रखनी है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश में से एक तो आपको ये रखनी है। इसके अलावा जो दूसरी लैंग्वेज होगी वो आप अपनी कोई लोकल लैंग्वेज रख सकते हो। सपोज़ कोई इंसान केरला से है तो एक उसकी मलयालम रख सकता है, और उसके अलावा दूसरी जो लैंग्वेज होगी हिंदी या इंग्लिश में से वो चूज़ कर सकता है। फिर इसके ऊपर कोडिंग होगी, जो आपका यूनिक आईडी होगा वो 10 डिजिट का कोड होगा, जिसमें पहले 2 डिजिट होंगे जो वो स्टेट के कोड होंगे, नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो होंगे वो रनिंग राशन कार्ड नंबर होंगे, और उसके अलावा जो सेट होगा अदर नंबर्स का जो डिजिट का सेट होगा 2 का, वो राशन कार्ड के नंबर होंगे जो कि यूनिक आईडीज़ क्रिएट करेंगे। अब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं, मेजरली 3 चैलेंजेस देखे गए हैं कि इससे करप्शन बढ़ जाएगा, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का था वन नेशन वन राशन कार्ड से, इसमें ऑलरेडी भी करप्शन था और वो अब बूस्ट हो जाएगा। ये जो स्कीम है ना, इससे कॉमन मैन के वूज़ का मतलब होता है संकट, समस्या, वूज़ का मतलब होता है संकट, तो कॉमन मैन के जो संकट हैं थोड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि मिडल मैन वगैरह इन्वॉल्व हो जाएंगे, करप्ट पीडीएस शॉप्स हो जाएंगी, वो उनको एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। तमिलनाडु ने कहा है कि आप इस स्कीम को मत लेके आइए, इससे फेडरलिज्म को खतरा है। फेडरलिज्म का मतलब डिवीजन ऑफ पावर्स का, कि वह स्टेट में और सेंटर में पावर का डिवीजन हो, लेकिन इससे सारी की सारी पावर जो है वो सेंटर के पास चली जाएगी। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये मैंने विजन वाले में एक्सप्लेन किया था, 2 टाइप की स्कीम्स होती हैं, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंटर सेक्टर स्कीम, SE लिख देते हैं इसको। ये वाली जो स्कीम है ना हमारी, ये वन राशन कार्ड वाली, ये हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम है, वन नेशन वन राशन कार्ड। सेंटर स्पॉन्सर स्कीम का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे मनरेगा हो गया, MNREGA। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो जो सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम होती है ना, उसमें जो पैसा होता है ना, वो सेंटर तो सिर्फ स्पॉन्सर कर रहा होता है पैसा, उसमें बेसिकली सेंटर क्या करेगा, यूनियन गवर्नमेंट क्या करेगी, इनिशिएट कर देगी, फिर उसमें स्टेट गवर्नमेंट मिलके पैसा लगाएगी, तो स्टेट प्लस यूनियन दोनों का पैसा लगा होता है उसमें। सेंटर सेक्टर स्कीम जो होती है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट का पैसा लगा होता है। तो ये जो हमारी ON वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, ये हमारी सेंटर सेक्टर स्कीम है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, ऊपर की कहानी जानो, पहले तो ये होता क्या है। देखो कभी कभी क्या होता है कि आप अपने बैंक में पैसे डिपॉजिट कराते हो, ठीक है, किसी कारण से जो बैंक होता है वो डूब जाता है, तो अब आपका जो पैसा था वो चला गया, वो कौन देगा आपको पैसा, आप सरकार से मांगने जाओगे ना, तो सरकार कहाँ से देके देगी पैसा तो कमर्शियल बैंक के अंदर था। तो सरकार ने क्या किया, 1969 तक ये बहुत हो रहा था, फिर सरकार ने क्या किया, एक कमीशन बनाया, एक कॉरपोरेशन बनाया, इसका नाम दिया उन्होंने DICGC। ये क्या करता है कि हर बैंक से ना कुछ डिपॉजिट के ऊपर कुछ पैसे रखवा लेता है, 100 रुपये के ऊपर 10 पैसे रखवा लेता है,
और क्या होता है कि जिस दिन केस अगर बैंक वगैरह जो होते हैं फेल हो जाते हैं, तो जितने भी जो डिपॉजिटर थे, जो लोग जिन्होंने अपना पैसा डिपॉजिट किया था, उन सबको ही पैसा उतना रिटर्न कर देता है। पूरा पैसा रिटर्न नहीं करता, एक कुछ अमाउंट रिटर्न कर देता है। पहले स्टार्टिंग में 1969 के अंदर जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था, तब ये कुछ 1500 रुपये देता था कि भाई मिनिमम इतना ही मिलेगा आपको, इससे मैक्सिमम इतना मिलेगा, इससे आपको मिल नहीं सकता। अगर आपने 3000 रुपये जमा किए हैं तो आप 1500 ले सकते हो, आपने 500 किए तो आपको 500 ही मिलेंगे, ज़्यादा भी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम 1500 तक आपको दे सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। तो कुछ ना मिलने से अच्छा है कुछ मिल जाना। तो इसी काइंड में एक कॉरपोरेशन है, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया था। तो उस टाइम इसकी 1500 अमाउंट थी, अब बढ़ के फिलहाल इसकी जो अमाउंट हो चुकी है 5 लाख हो चुकी है। अगर आपका जितना भी पैसा होता है उसमें आपको 5 लाख तक मैक्सिमम मिल सकता है, रिटर्न मिल जाता है। तो न्यूज़ क्या थी, आरबीआई ने जो बोला था, आरबीआई ने बोला रजिस्ट्रार जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के, कि भैया जो महाराष्ट्र बैंक है, महाराष्ट्र के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उसके रजिस्ट्रार को बोला कि ये जो सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक है ना, इसको वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए और एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाए। वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट करना, लिक्विडेटर को अपॉइंट करने का मतलब ये है कि अब ये बैंक जो है ये आगे काम नहीं कर पाएगा, अब आप लोग प्रोसेस स्टार्ट कीजिए ताकि जो डिपॉजिटर्स थे उनका पैसा हम रिटर्न करते हैं। लिक्विडेशन करने पे हर एक डिपॉजिटर जिसने बैंक के अंदर कुछ पैसे जमा किए थे उनको अप टू 5 लाख मिल जाएंगे। किसके थ्रू? DICGC के थ्रू। इशू क्या है था, रिसेंटली रिजर्व बैंक ने नोटिस किया कि ये जो लाइसेंस था ना मुंबई कर सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का, उसको कैंसिल करना पड़ेगा। क्या रीजंस थे? फाइनेंशियल पोजीशन जो बैंक थी वो बहुत एडवर्स हो चुकी थी, अनसस्टेनेबल थी। बैंक जो था वो इस पोजीशन में नहीं था कि वो प्रेजेंट और फ्यूचर डिपॉजिटर्स को उनके पैसे रिटर्न कर सके। बैंक फेल हो गया था। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होता है ना मिनिमम मेंटेन करने के लिए, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है 9% और रिजर्व का, वो रेशियो बैंक मेंटेन नहीं कर पा रहा था। इसलिए आरबीआई ने डिसीजन लिया है कि भैया अब इसका वाइंडिंग अप प्रोसेस स्टार्ट किया जाए। और अब हम जान लेते हैं कि ये कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो होता क्या है। देखो बहुत सिंपल भाषा में समझाऊंगा, पहले ऊपर से समझो। ये होता है हमारा बैंक, आप होते हो डिपॉजिटर, ठीक है, ये होते हैं लेंडर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ढंग से सिखाता हूँ। आप डिपॉजिटर होते हो, यहाँ पे आती है आपकी लाइबिलिटी। आप लाइबिलिटी बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है। बैंक वाले उसको एसेट बना के आगे लोन दे देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है एसेट, इसको बोलते हैं वेटेड एसेट रेशियो। और ये हो जाता है हमारा कैपिटल। अब ऊपर देख रहे हो, ये कैपिटल, ये वेटेड एसेट रेशियो, इन दोनों के बीच में जो गैप वगैरह होता है, इन सब के लिए एक मैथमेटिक फॉर्मूला होता है, उस सबको कैलकुलेट करते हैं। उतना एक अमाउंट होता है वो बैंक को अपने अकाउंट में रखना पड़ता है कि भैया इतने पैसे आपको बैंक में अपने रखने पड़ेंगे। उसको बोलते हैं CRAR बोलते हैं उसका। बेस 3 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कैपिटल का रिस्क होता है वो 8% होता है, और आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो कमर्शियल बैंक रिक्वायर करते हैं CRR वो 9% का होता है। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्या होता है? जैसे ही आप पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, जो DICGC होता है वो उस पैसे का काइंड ऑफ एक इंश्योरेंस कर देता है, और जिसके कारण जो आपका डिपॉजिटर का जो आपका पैसा होता है, आपको उसका एक प्रीमियम रिटर्न वापस मिल जाता है जब भी बैंक वगैरह जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं। जो DICGC है वो चार्ज करता है 10 पैसे पर 100 रुपये डिपॉजिट के। सपोज़ करते हैं मैं SBI के अंदर जा रहा हूँ और मैं 100 रुपये SBI में डिपॉजिट करूँगा, तो उसके 10 पैसे जो ये बैंक होगा SBI वो DICGC को दे देगा कि भैया एक डिपॉजिट आया है 100 रुपये का, उसके ऊपर 10 पैसे ये लो आप। DICGC ने लास्ट ये जो फरवरी 2020 में इसकी अमाउंट को 5 लाख कर दिया था। उससे पहले 1993 तक सिर्फ 1 लाख ही चल रहे थे। तो ये कुछ 27 साल का गैप था जिसमें इतना बढ़ाया गया है। 1 लाख से पहले 50,000 थे, 30, 20, 10,000, 5,000, 2,000 ऐसे थे। 1500 से स्टार्ट हुआ था ये। अब DICGC जो है ना वो डायरेक्टली आपसे डील नहीं करेगा डिपॉजिटर के लिए। वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार जो होता है, आरबीआई जो होता है वो डायरेक्ट करता है बैंक को लिक्विडेट करने के लिए, तो अपॉइंट किया जाता है एक ऑफिशियल लिक्विडेटर जो कि सारे के सारे वाइंडिंग अप प्रोसेस को देखता है। अब DICGC एक्ट के अकॉर्डिंग जो लिक्विडेटर होता है ना वो हैंड ओवर करता है एक लिस्ट जो कि सारे के सारे इंश्योर्ड डिपॉजिटर की थी जिनका पैसा बैंक में फंस गया था, जो वो DICGC को देता है। उसको जो टाइम मिलता है उसको 3 महीने का टाइम मिलता है। 3 महीने के अंदर आप ये सारी लिस्ट DICGC को दो, और DICGC को फिर 2 महीने का टाइम मिलता है कि इन सब का पैसा लुटाया जाए। अब DICGC के अंदर इंश्योर कौन कौन होते हैं? वो कॉरपोरेशन जिसमें कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं, एक्सेप्ट मेघालय, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली के। इनके अलावा जो भी कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक्स आते हैं वो सब होते हैं। और जो प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना वो DICGC में इंश्योर नहीं होती। ऑल्सो
जो फॉरेन गवर्नमेंट की डिपॉजिट्स होते हैं, सेंट्रल स्टेट के डिपॉजिट होते हैं, इंटर बैंक डिपॉजिट होते हैं किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट बैंक के, कोई भी अमाउंट जो कि डिपॉजिट की जाती है आउटसाइड इंडिया से रिसीव करके, कोई भी अमाउंट जो स्पेसिफिकली एग्जाम्प्ट कर दी जाती है DICGC के, वो सब इसमें इंक्लूड नहीं होती है। इसके अलावा आपका कोई भी फंड, आपका सेविंग अकाउंट हो, आपकी FD वगैरह हो, आपका करंट अकाउंट हो, सारे का जितना भी पैसा मिला के, मान लो आपके 10 लाख रुपए का डिपॉजिट था, आपने बैंक में दे रखे थे, कहीं आपने 5, सेविंग में कुछ 5 थे, FD में 3 थे, किसी में 1 लाख था, किसी में 1 लाख था, लेकिन आपको ओवरऑल मिला के आपको 5 लाख मैक्सिमम रिटर्न मिल जाएगा। तो कुछ ना से अच्छा है। सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। अब आ जाते हैं GS पेपर 2 वाली न्यूज़ के ऊपर। इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन का एक एक्ट है जो कि रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन सर्विस एक्ट है। माइग्रेंट वर्कर्स की बातचीत की जा रही है। आपको पता ही है कि जो हमारा लॉकडाउन वगैरह चल रहा है उसी सबको ध्यान में रखते हुए ये सब किया जा रहा है। यदि हम लोग नोवेल कोरोना वायरस पैंडमिक की बात करें तो नेशन वाइड जो लॉकडाउन लगा हुआ है March 24 से, उसके कारण बहुत सारा डिस्ट्रेस हो रहा है, बहुत सारी परेशानी हो रही है जो माइग्रेंट वर्कर्स को है। माइग्रेंट वर्कर्स मतलब जो एक स्टेट से या फिर एक लोकेशन से दूसरी जगह जाकर मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए एक इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट है 1979 से, जो रेगुलेट करता है इनकी एम्प्लॉयमेंट, इनकी वर्किंग कंडीशन। और उसके अंदर ना कुछ कमियां दिख रही थी। तो फील द लैक ऑफ सीरियस इम्प्लीमेंटेशन हैज़ लेड टू द राइट्स बीइंग इग्नोर्ड, जिसके कारण उनके कुछ हक थे जो इग्नोर किए जा रहे थे। अब इनकी प्रोविजंस क्या हैं इस एक्ट की, एक बार ये देख लेते हैं। इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक्ट रेगुलेट करता है एम्प्लॉयमेंट इंटर स्टेट माइग्रेंट्स की और उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस, किस तरीके के माहौल में वो काम कर रहे हैं। इट एनवाइसेज द सिस्टम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच एस्टेब्लिशमेंट्स, जहाँ पर ये काम करते होते हैं उन एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होगा वो उसको प्रोहिबिट करता है कि वो एम्प्लॉय करे कि अगर वो इंटर स्टेट ये जो लेबरर्स होते हैं इनको विदाउट रजिस्ट्रेशन वो एम्प्लॉय नहीं कर सकता। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर होगा अगर वो इन्हें एम्प्लॉय करना चाहेगा तो उसके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम एन अथॉरिटी होना चाहिए। ऑल्सो ये लो ये भी बोलते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा जो उनको रिक्रूट करेगा उसके पास एक लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्टर्स आर बाउंड बाय सर्टेन कंडीशन, उसकी बहुत सारी कंडीशन है जिसका मतलब ये है कि उसके दे इंक्लूड द कमिटिंग देम टू प्रोवाइड देम कंडीशन फॉर द एग्रीमेंट और एनी अरेंजमेंट द बेसिंग ऑन द बेसिस ऑफ विच दे रिक्रूट वर्कर्स। कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर कुछ लिमिटेशंस लगाई हुई है जिसमें कि दिस इंक्लूड कमिटिंग देम टू द प्रोवाइडिंग टर्म्स एंड कंडीशंस, जो भी एग्रीमेंट के टर्म्स और कंडीशंस होती हैं वो सब उस कॉन्ट्रैक्टर को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एप्लीकेबिलिटी क्या है इस लॉ की, ज़रा वो देख लेते हैं। ये एप्लीकेबल है ये जानने के लिए कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर 5 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ लगेंगे एक दूसरे स्टेट से लाए हुए तो वहाँ पर ये लॉ एप्लीकेबल होता है और ज़्यादा नहीं। और 5 से ज़्यादा वर्कमैन किसी भी एक दिन के लिए या फिर पिछले 12 महीने से भी अगर काम कर रहे हैं तो भी उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये उन पर भी एप्लीकेबल है कॉन्ट्रैक्टर्स के ऊपर जो एम्प्लॉय करते हैं सिमिलर नंबर ऑफ इंटर स्टेट वर्कमैन। ये एक्ट उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है जिसमें 5 और 5 से ज़्यादा वर्कमैन जो हैं एडिशन में एम्प्लॉय किए गए हैं एस्टेब्लिशमेंट और बाय कॉन्ट्रैक्टर्स के। बेनिफिशियल प्रोविजंस क्या हैं इंटर स्टेट माइग्रेंट्स के, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग इंटर स्टेट वर्कर क्रिएट एक सिस्टम बनाता है अकाउंटेबिलिटी का। अकाउंटेबिलिटी का मतलब कि एक चेक्स एंड बैलेंस हो, ध्यान रखने वाली चीज़। इसमें पहला जो लेयर है फॉर्मलाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर लेबर, ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को एक ट्रैक रिकॉर्ड रखने में कि कितने वर्कर्स एम्प्लॉय हो रहे हैं, उनको सारी की सारी सर्विसेज कंडीशन वगैरह उनकी चेक करने पे। इसके अंदर उनके वेजेस, उनकी जो वो आमदनी होती है, उनकी छुट्टियां कितनी हैं, कितने घंटे वो काम कर रहे हैं, कैसे माहौल में काम कर रहे हैं, सर्दी में, गर्मी में, बारिश में, मौसम में। फिर ये भी देखता है कि क्या सिमिलर टाइप के जो काम है वो सिमिलर टाइप के उसके अकॉर्डिंग सिमिलर टाइप की सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है या नहीं है, उनको सिमिलर टाइप की कंडीशन में उसके अकॉर्डिंग पे किया जा रहा है या नहीं जा रहा है। रिफॉर्म के अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए हैं एज पार्ट ऑफ द प्रेजेंट रिजाइम्स एफर्ट टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग एंड रिफॉर्मिंग लेबर लॉ। एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया था रिसेंटली पार्लियामेंट के अंदर, इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2019 का। जो पहले के कुछ 13 लेबर लॉज थे उनको एक सिंगल पीस ऑफ लेजिस्लेशन, एक सिंगल कानून में बनाने की बात की गई थी, जिसमें से उन 13 कानूनों में से एक कानून यही वाला है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अब उसके ऊपर क्या क्या कंसर्न है, क्रिटिसिज्म क्या है लोगों का। जो एक्टिविस्ट हैं, एक्टिविस्ट तो आपको पता ही होगा, प्रोटेस्ट करने वाले और
हड़ताल वगैरह ये सब जो करते हैं, जो लोग स्ट्राइक वगैरह करने वाले होते हैं, जो कि जनरली जो लोगों की आवाज़ को आगे उठाने के लिए जो लीडर होते हैं ना, वो एक्टिविस्ट होते हैं। एक्टिविस्ट को ये लग रहा है कि भैया इस तरह के अगर लॉ सारे के सारे एक में कंसोलिडेट कर दिए जाएंगे तो उनके कुछ सेफ गार्ड होंगे जो कि मिस हो जाएंगे। सेम चीज़ उन्होंने ये कहा कि इतने सारे लॉ को कंसर्न को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के लॉज हैं, वो अगर आप मर्ज करोगे तो कहीं ना कोई लॉ रिपील हो जाएगा। रिगार्डिंग इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स, इसमें उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर की डेफिनेशन को भी इंक्लूड किया है। उसी टाइम पर एक इंटरस्टेट माइग्रेंट को जो कि सेपरेटली डिफाइन किया गया है, जो पर्सन उसको रिक्रूट करेगा एज एन एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिचुएशन इन अनदर स्टेट, उसको अलग से डिफाइन किया गया है। नीड ऑफ द आवर क्या है, ज़रूरत किस चीज़ की है? इवन दो द कोड सीक्स टू प्रिजर्व मैनी ऑफ द प्रोटेक्शंस राइट्स गिवन टू द स्टेट वर्कर्स, इतना कुछ जो ये एक्ट और जो बिल है ये प्रोवाइड कर रहा है, उसके बावजूद भी ट्रेड यूनियंस को ऐसा लगता है कि एक सेपरेट इनेक्टमेंट होना ही चाहिए हर एक चीज़ के लिए। और जो अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रेस हुआ है, मिजरी, स्पेशली जो ये जो बिल तो था ये 2019 में लग गया था, लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि माइग्रेंट वर्कर्स की हालत अभी ख़राब है। दे वर हार्डली एबल टू मूव और ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। हालांकि अब तो ट्रेन वगैरह चल गई हैं, फिर उनको खाने पीने की दिक्कत हुई है, काम बंद हो गया, तो उस सिचुएशन ने इस बिल के ऊपर दोबारा से सवाल जवाब उठा दिए हैं, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। वाइजैक की जो गैस लीक है वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है या फिर एब्सोल्यूट लायबिलिटी, तो इस टॉपिक में हम लोग यही दो चीज़ें जानेंगे, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी क्या होता है। वाइजैक गैस लीक मैं आप लोगों को पहले कई बार पढ़ा चुका हूँ डेली वाले में, और इसमें ये इसका जो मंथली आएगा तो उसमें पढ़ाऊँगा ही। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो उन्होंने विशाखापट्टनम का जो गैस ट्रेजेडी हुआ है, आपको पता होगा, एलजी पॉलीमर्स के अंदर, उन्होंने इसको बोला है कि ये 19वीं सेंचुरी का जो इंग्लिश लॉ है ना, प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, उसके हिसाब से है ये। तो जिसको कि रिडेंडेंट यानी कि जो काम का ना रहा हो, सुप्रीम कोर्ट ने उसको नकार दिया था 1986 में कि भाई ये जो प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का है ना, ये अब काम का नहीं है। बट कुछ लेयर्स ऐसे हैं जो ये बोलना चाह रहे हैं कि भैया इसमें तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल यूज़ किया जाना चाहिए था। अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल क्या होता है, ये ज़रा जान लेते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब ये होता है कि 1868 के अंदर एक केस हुआ था, रेलैंड्स वर्सेस फ्लेचर। उसमें उन्होंने इस बात को कगार दिया था कि एब्सोल्यूट बेसिक नहीं, मेरे को ये क्या बोलना चाह रहा है, 1868 के अंदर एक केस हुआ था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का, जो कि अब ऑब्सोलीट हो गया है एग्जैक्टली, और अब उसकी जगह जो इवॉल्व हो क्या है वो है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी गया, एब्सोल्यूट लायबिलिटी अब आ गया है। अब ये जो प्रिंसिपल है, ये जो एब्सोल्यूट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का, इसमें क्या होता है, कोई भी पर्सन इंडल्ज होता है किसी भी नॉन नेचुरल काम में, यूज़ ऑफ लैंड में, यानी कि जैसे फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह हो गई, आर्टिफिशियल जो काम हो रहा है उसमें अगर कोई हज़ार्डियस यानी कि हानिकारक सब्सटेंस का यूज़ किया जा रहा होता है तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली लायबल में रखेंगे। यानी कि कोई भी सब्सटेंस एस्केप लीक करता है उस प्राइमिसेस के अंदर, कोई भी डैमेज करता है तो वो सारा का सारा किस में आएगा, स्ट्रिक्टली लायबल के अंदर। हालांकि और इसका सारा कंपनसेशन वगैरह होगा वो कंपनी ही भरेगी। अब कंपनी को इसमें एक्सेप्शन दे दिए गए थे, क्या, द प्लेंटिफ्स ऑन फॉल्ट। प्लेंटिफ मतलब जो उनके ऊपर केस करेगा, जैसे कि मान लो भोपाल का ट्रेजेडी में किसी, सपोज एग्जांपल लेते हैं कि कोई कोई पर्सन है और उसको कुछ उसके कारण कुछ नुकसान हो गया था, तो वो प्लेंटिफ होगा, वो क्या करेगा, कंपनी पे केस कर देगा। तो ये कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन कैसे मिलेगी, मान लो उस प्लेंटिफ के कारण, जिस आदमी ने मुकदमा किया है, अगर उसी के कारण उस कंपनी में वो हुआ था, कोई ट्रेजेडी हुई होती, कोई गैस लीक वगैरह, कोई डिजास्टर हुआ होता, तो कंपनी को कंपनसेशन वगैरह पे करना नहीं पड़ता। एक्ट ऑफ गॉड, भैया अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गई, सुनामी आ गई, उसके कारण कोई ऐसा लीक वगैरह हो गया किसी हज़ार्डियस सब्सटेंस का, तो उसमें एक्सेप्शन मिल जाएगी कंपनी को। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, किसी थर्ड पर्सन ने कर दिया, कंपनी की गलती भी ना हो, जिन लोगों का नुकसान हो उनकी भी गलती ना हो, लेकिन कोई थर्ड पर्सन कोई आ गया हो। और ये हज़ार्डियस एक्टिविटी है, ये की गई है कि कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ वायलेंट और नॉट फिट इंजूरिया, यानी कि लोगों को इन्फॉर्म कर दिया गया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो भी एक एक्सेप्शन मिल जाएगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल क्या होता है, ये इवॉल्व क्या, सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिसाइड करते वक्त, ओलियम गैस लीक केस हुआ था 1986 में, ये जनरली कोई फूड फैक्ट्री टाइप का कोई केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बहुत ही स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को वूफुली इनएडुकेट बताया और बोला कि इस तरीके से तो ना
इसको रिप्लेस कर देते हैं। उन्होंने बोला कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल लाओ। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा भैया कि एपेक्स कोर्ट ने बोला कि कंपनी के अंदर कोई हज़ार्डियस इंडस्ट्री है कोई, तो वो कोई एग्जाम्पशन तो क्लेम कर ही नहीं सकती, उसको कोई एक्सेप्शन मिलेगी ही नहीं। उन्होंने मैंडेटरी कर दिया कि आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा, या तो डिज़ास्टर आपके कारण हुआ हो या आपकी गलती से हुआ हो चाहे ना हुआ हो, लेकिन अगर आपकी कंपनी में हुआ है, हज़ार्डियस डिज़ास्टर हुआ है, तो आपको कंपनसेशन देना ही देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने बोला था कि हज़ार्डियस एंटरप्राइज जितने भी है ना, वो सारे के सारे एब्सोल्यूट नॉन डिलीजिबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी में आ गए। तब जो प्रिंसिपल था लायबिलिटी का, ये पार्ट बनता है आर्टिकल 20 का, राइट टू लाइफ में। डिफरेंस क्या है एब्सोल्यूट और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में? पेमेंट ऑफ कंपनसेशन का डिफरेंस है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंदर जो कंपनसेशन पे किया जाएगा वो एज़ पर द नेचर और क्वांटम ऑफ डैमेज, कितना डैमेज वगैरह हुआ है उतना ही किया जाएगा। हालांकि जब हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात करते हैं तो कंपनसेशन उस तरीके से दिया जाएगा जितना कि कंपनी का एंटरप्राइज का साइज़ है, कितनी बड़ी कंपनी है, कितना पैसा है उसके पास, उसके हिसाब से दिया जाएगा। डैमेज कितना हुआ उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। एलिमेंट ऑफ एस्केप का मतलब क्या है? ही इज़ नॉट एन एसेंशियल अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी, यानी कि दिस मीन्स दैट इवन इफ द हज़ार्डियस सब्सटेंस डज नॉट लीक फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑफ इंडस्ट्री बट कॉजेज हार्म टू द वर्कर्स इनसाइड, यानी कि कंपनी के बाहर लीक बेशक ना हो, अंदर भी अगर लीक हो गया होगा ना, तो भी एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कैन बी अपहेल्ड बाय कोर्ट्स इवन इन दोज केसेस व्हेन अ सिंगल डेथ इज रिपोर्टेड एंड देयर इज नो मास डिस्ट्रक्शन। एक इंसान की भी डेथ हुई है बेशक और मास डिस्ट्रक्शन ना भी हुआ हो तो भी। फिर हम बात करते हैं रेलेवेंस क्या है वाइजैक गैस लीक केस की। ये जो यूज़ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का जो वर्ड यूज़ किया है ये एनजीटी ने यूज़ किया है फॉर ए कन्वीनियंट विंडो फॉर द कंपनी। अगर ये ऐसा यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली एलजी कम पॉलीमर्स के पास एक विंडो मिल जाएगी एक एस्केप करने की एब्सोल्यूट लायबिलिटी को। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में तो मतलब उनकी बुरी बैंड बज जाती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में उनके पास थोड़ा चांसेस है कि कोई एक्सेप्शन मिल सकता है। अगर ये प्रूव हो गया कि ये जो इंसिडेंट हुआ था उनकी सावधानी, इनकी लापरवाही के कारण नहीं हुआ, ये कुछ अपने आप हो गया था। तो नेक्स्ट हमारी बात है शेखतकर कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या हैं। शेखतकर कौन हैं? ये एक लेफ्टिनेंट जनरल हैं, डीबी शेखतकर, रिटायर्ड हैं ये। और इनकी जो कमेटी जो बनाई गई थी ना वो मनोहर पारिकर जी ने बनाई थी, जो हमारे एक फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, गोवा के भी वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 2016 में दी थी। ठीक है, उसकी कुछ रिकमेंडेशंस आई थी, कुछ रिकमेंडेशन पहले एक्सेप्ट हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। अभी इनको कुछ इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है, तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं वो क्या है। गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है और इम्प्लीमेंट करेंगे 3 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस जो कि बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। अभी एक्सेप्टेड रिकमेंडेशंस क्या है इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि स्पीड अप करो रोड कंस्ट्रक्शन, जो सड़क की जो बनाने वगैरह का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा जल्दी जल्दी करो। आउटसोर्सिंग करी जाए रोड कंस्ट्रक्शन की वर्क की बियॉन्ड दी ऑप्टिमल कैपेसिटी ऑफ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बीआरओ जो है 1960 के अंदर बना था, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। और ये जनरली क्या है कि माउंटेनियस एरिया हो गया या माउंटेनियस ही नहीं हो गया, मेजरली माउंटेनियस हो गया, लेकिन बॉर्डर जहाँ भी होते हैं ना हमारे, अगर हम इंडिया की हम लोग बात करते हैं, ऐसे ऐसे कुछ गंदा सा इंडिया बना दिया मैंने, ये बॉर्डर एरिया के अंदर जनरली कंस्ट्रक्शन करता है। प्लस में करंटली ये 21 स्टेट्स में ऑपरेट कर रहा है और उसके अलावा जो अंडमान एंड निकोबार वहाँ पर भी ये काम चला रहा है। प्लस में नॉट ओनली इंडिया, अफ़गानिस्तान, भूटान, श्रीलंका वगैरह जैसी कुछ कुछ कंट्रीज़ के अंदर भी हमारा बीआरओ जाके काम करता है। इट इज़ मैंडेटरी टू अडॉप्ट द इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट मोड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द वर्क्स दैट कॉस्ट मोर देन 100 करोड़। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा रुपए की लागत आ रही है, उसके लिए ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी हो गया है कि आप इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट करें। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, लेना। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि इंजीनियरिंग के प्रोक्योरमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस मोड के थ्रू ही आप उन प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करें जिनमें 100 करोड़ से ऊपर की लागत है। डेलीगेटिंग दी एनहेंस प्रोक्योरमेंट पावर्स फ्रॉम 7.5 करोड़ टू 100 करोड़ टू बीआरओ फॉर डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोक्योरमेंट्स। निजी और विदेशी जो प्रोक्योरमेंट्स करनी है उसके लिए आप जो बीआरओ की जो पावर है ना, प्रोक्योर करने की पावर, उसको 7.5 से बढ़ा के 100 करोड़ कर दे, रिकमेंडेशन है। लैंड एक्विजिशन और ऑल स्टेचुटरी क्लियरेंसेज, जैसे कि फॉरेस्ट वगैरह को क्लियर करने की परमिशन लेना, एनवायरनमेंट वगैरह क्लियरेंस की, ये सब जो है ना, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होती है उसकी पूरे प्रोजेक्ट की, उसी का पार्ट बना दिया जाए, इसको अलग से नहीं दिया जाए। विद द एडॉप्शन ऑफ ईपीसी
ये जो इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन, ये मैंडेटरी हो जाएगा टू अवॉर्ड द वर्क ओनली व्हेन 90% ऑफ द स्टैट्यूटरी क्लियरेंसेज हैव बीन ऑब्टेन्ड, इम्प्लीमेंटिंग द रिकमेंडेशन ऑफ COE रिगार्डिंग द ऑब्टेनिंग प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। इन्होंने बोला है कि भैया कोई भी आप ऐसा EPC का अंडर जो प्रोजेक्ट आ जाएगा उसको आप अवार्ड द वर्क का मतलब कोई इनाम देने वाला अवार्ड नहीं है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप उसको काम तभी स्टार्ट करने की परमिशन दो जब उनकी क्लियरेंसेज वगैरह हैं वो सारी की सारी इंप्लीमेंट हो चुकी हैं और प्रोजेक्ट के अंदर 90% क्लियरेंस आपको मिल चुकी है, तभी आप काम स्टार्ट करो। पहले क्या होता था कि कुछ ऐसे हिंट मिल जाते थे कि भाई इतनी % क्लियरेंस मिल गई तो आप काम स्टार्ट करते हो। इन्होंने बोला कि ऐसा नहीं, आप 90% क्लियरेंस मिलने के बाद काम स्टार्ट करो। अदर रिकमेंडेशंस क्या हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं कमेटी की, जो कि अभी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। उन्होंने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सिग्नल्स एस्टेब्लिशमेंट, जो सिग्नल कम्युनिकेशन, रेडियो कम्युनिकेशन वगैरह टाइप की चीज़ें हो जाती हैं ना, उनके लिए एक ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है, जिसमें रेडियो मॉनिटरिंग आ जाएगी कंपनीज, कॉप्स, एयर सपोर्ट सिग्नल रेजिमेंट्स हो जाएंगे, एयर फॉर्मेशन के जो सिग्नल रेजिमेंट्स हैं, कंपोजिट सिग्नल रेजिमेंट्स है, और मर्जर हो जाए किसका, कॉप्स ऑपरेटिंग का और इंजीनियरिंग सिग्नल रेजिमेंट्स का, इन दो का मर्जर हो जाए। ये वाला प्रीलिम्स का पार्ट बन सकता है, यहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन उठा सकता है UPSC। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ रिपेयर एक्लियंस इन द आर्मी। एक्लियंस क्या होता है ना, एक काइंड ऑफ डायगनल फॉर्मेशन होती है आर्मीज़ के अंदर, वो सोल्जर्स वगैरह की फॉर्मेशन। उन्होंने कहा कि रिस्ट्रक्चरिंग हो ऑफ रिपेयर एक्लियंस इन द आर्मी, जिसमें कि बेस वर्कशॉप्स वगैरह की बात की गई है, एडवांस बेस वर्कशॉप्स की, स्टैटिक की, स्टेशन वर्कशॉप्स की, फील्ड आर्मी की बात की गई है। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ द ऑर्डिनेंस एक्लियंस, इसमें व्हीकल डिपोट्स को इंक्लूड किया जाए, ऑर्डिनेंस डिपो को, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो को, अपार्ट फ्रॉम स्ट्रीम लाइनिंग द इन्वेंट्री कंट्रोल मैकेनिज्म्स। इन्वेंट्री का मतलब होता है लिस्ट ऑफ आइटम्स होती है किसी भी चीज़ की, उसके कंट्रोल मैकेनिज्म्स के अलावा व्हीकल डिपो हो गए, ऑर्डिनेंस डिपो हो गए, सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपो वगैरह हो गए, इन सब को भी इंक्लूड कर लो किसके अंदर, ऑर्डिनेंस एक्लियन के अंदर। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्लियंस जो होते हैं, मैंने आपको एक्लियन बताया ना, एक्लियन क्या होता है, एक फॉर्मेशन होती है ग्रुप्स की, डायगोनल फॉर्मेशन दिखाई जाती है। इसको यूटिलाइजेशन करो कि ये बेटर सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करें, एनिमल ट्रांसपोर्ट यूनिट्स जो होती हैं वो बेटर तरीके से काम करें। क्लोजर ऑफ मिलिट्री फार्म्स एंड आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट्स इन पीस लोकेशंस, ऐसे लोकेशंस जहाँ पर कोई डिस्प्यूट वगैरह नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, वहाँ पर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको क्लोज कर दिया जाए ताकि वहाँ से कुछ पैसा बच जाएगा। एनहेंसमेंट इन द स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ क्लरिकल स्टाफ एंड ड्राइवर्स इन द आर्मी, ड्राइवर और आर्मी का जो रिक्रूटमेंट वगैरह होता है क्लरिकल स्टाफ का, उसमें थोड़ी से उसके स्टैंडर्ड में थोड़ी इंप्रूवमेंट की जाए, हल्का बहुत उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें कुछ फेरबदल किया जाए, उसमें कुछ अपडेशन लेके आया जाए, ये रिकमेंड किया गया है। और क्या क्या रिफॉर्म्स हैं जो सजेस्ट किए गए हैं, इन्होंने बोला है कि जो इंडिया का जो डिफेंस बजट है ना, ये 2.5 से 3% तक होना चाहिए GDP का, कीपिंग इन माइंड द पॉसिबल फ्यूचर थ्रेट्स, भविष्य में आने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो 2.5 से 3% तक होना चाहिए GDP का। करंट इंडिया का जो GDP का बजट कितना % आता है, लास्ट जो आया था वो आई थिंक 2.04% आया था GDP का। और अगर हम वर्ल्ड में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा बजट किसका आता है, US का, सेकंड पे चाइना का, थर्ड पे इंडिया का। US का जो बजट था लास्ट टाइम आई थिंक कुछ 730 बिलियन $, के आसपास था कुछ, ठीक है। और चाइना की यदि हम बात करते हैं तो चाइना का था कुछ 260 के आसपास था $। ये आपको इतना डिटेल में नहीं मालूम होना चाहिए, आपको ये सीक्वेंस मालूम होना ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप US का फर्स्ट पे आता है, चाइना का सेकंड पे और इंडिया का थर्ड पे। अगर आप डिटेल रख सकते हो कि ना, इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, हर साल का बजट आता है फिर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये फाइनल चीज़ें आप एग्जैक्ट अमाउंट जब आपका एग्जाम देने बैठोगे उस साल का जो बजट आया, उस साल का जो इकोनॉमिक सर्वे आया ना, उस साल का आप याद रखना। इंडिया को जो था वो कुछ 71 बिलियन $, था, ठीक है, तो आप उस साल का याद रखिएगा। फिर इन्होंने एक रिकमेंडेशन दी थी कि एक जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज बनना चाहिए जिसमें वो मिडिल लेवल ऑफिसर्स को ट्रेन करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि जो मिलिट्री इंटेलिजेंस स्कूल है ना पुणे का, इसको कन्वर्ट कर दो ट्राई सर्विसेज के इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर। ये रिकमेंडेशंस थी इनकी। आप लोगों को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अभी अनाउंसमेंट की थी जो हमारा मेजर स्टिमुलस मेजर्स हैं, जिसमें हम लोगों ने अप्रॉक्स 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज रिलीफ दिया है, तो उसमें कहाँ कहाँ पे कितना कितना जाएगा उसका एक थोड़ा सा ऊपर से जायज़ा ले लेते हैं। आपको पता होना चाहिए बीइंग UPSC एस्पिरेंट। प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंसमेंट किया था, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने उसको फर्दर एलेबरेट करना स्टार्ट कर दिया है। इसमें 15 मेजर्स जो अनाउंस किए थे उसमें इंक्लूड होते हैं MSME, रियल एस्टेट, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ आपको पता ही होती हैं, अदानी हो गया, टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, ये वो कंपनीज़ है जो पावर को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं कंट्री वाइड।
नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज होती हैं ये जो कि रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, ये नॉन बैंकिंग काम करती हैं ये, जैसे इंडिया बुल्स आपने नाम सुना होगा और बजाज फाइनेंस नाम सुना होगा। ये काइंड ऑफ बैंक बोल सकते हो आप इसको, नॉट एग्जैक्टली अ बैंक बट एक पार्ट ऑफ बैंक, काइंड ऑफ बैंक का काम भी होता है जो ये कर रही होती हैं। एनबीएफसी और बैंक के अंदर जो डिफरेंस होता है ना वो ये होता है कि जो हमारे एनबीएफसी होते हैं ये कंपनीज एक्ट के अंदर आते हैं और जो बैंक होते हैं हमारे ये आरबीआई एक्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एनबीएफसी में आपका जो शॉर्ट टर्म डिपॉजिट होता है ना वो अलाउड नहीं होता है। और बेसिकली आप बैंक में तो क्या कर सकते हो 15 डेज से लेके और 60 ईयर्स 10 ईयर्स कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन आपको एनबीएफसी के अंदर तो आपको मिनिमम 12 मंथ्स से लेके और कुछ 60 मंथ्स तक का डिपोजिशन आप कर सकते हो। रियल एस्टेट के बारे में आप जानते ही होंगे क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है लैंड्स में बिल्डिंग्स के अंदर वो सारा रियल एस्टेट में आता है। और एमएसएमई होता है हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। एमएसएमई के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। एमएसएमई जो है ना हमारा, इसकी आप वेबसाइट पे जाइएगा msme.gov.in, वहाँ पे आपको कुछ रॉ फैक्ट्स और फिगर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये 45% इंडिया का जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है ना ऑल ओवर द इंडिया वो ये 45% होता है। 50% जो इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट होता है ना वो एमएसएमई के थ्रू होता है। और 6000 प्लस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं एमएसएमई के अंडर इंडिया के अंदर। ये आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पता होने चाहिए। इसका एक दूसरा नाम भी होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ SSI। तो अगर आपको दो नाम दिखाई दे रहे हो तो कंफ्यूज ना हो। एमएसएमईज़ को स्पेशली 2006 में बनाया गया था ताकि इनको रेगुलेट कर सकें। जो हमारे स्मॉल इंटरप्राइजेज होते हैं ना इन सबको रेगुलेट करने के लिए, इन सब की कुछ फाइनेंस हेल्प करने के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए, इनके कॉम्पिटिशन्स डेवलप करने के लिए। तो थोड़ा सा आज ये जो स्कीम है हमारी स्टिमुलस उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी ने 20 लाख करोड़ का इकोनॉमी पैकेज जो था वो अनाउंस किया था और इसमें इन्होंने जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ना उसका पैकेज भी इंक्लूडेड है। अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वैसे 2016 में स्टार्ट हुई थी, आप लोगों को याद होगा, जो कि जन धन के जो अकाउंट्स हैं ना कुछ 19.86 करोड़ अकाउंट्स हैं। ये फैक्ट्स आप नोट कर सकते हो। इतने अकाउंट के अंदर 500 रुपये भेजे जाएंगे। ऑलराइट, और जो एलपीजी गैस है हमारी, एलपीजी गैस जो है वो कुछ 8 करोड़ पुअर लोग हैं उनके लिए फ्री कर दिए फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स। ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर पैकेज में ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं ये चीज़ें। और कुछ रुपीज़ 1000 के आसपास जो हैं वो हमारे सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं उनको दिए जाएंगे 3 मंथ्स तक। ये ऑलरेडी PMGKY में ऑलरेडी अनाउंस है। और ऐसे ही बहुत सारे मेजर्स हमारे आरबीआई ने भी लिए थे, जैसे कि आपको LTRO के बारे में पता चला होगा, मैंने सब डिस्कस किया हुआ वीडियोज़ में प्रीवियसली। और वेज एंड मीन एडवांसेस आया था, ठीक है, और हमारा एक CCYB भी आया था। ये कई सारी चीज़ें आई हैं जो हम लोग सारे डिस्कस कर चुके हैं। अब जो मेजर्स हुए हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एमएसएमई की जो डेफिनेशन है ना उसको उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले क्या होता था, जो हमारी एमएसएमईज थी ना वो 2 फैक्टर पे चलती थी, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर और सर्विस के ऊपर। अब इसको चेंज कर दिया गया है, प्लस इसकी इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन चेंज कर दी है। पहले जिसमें 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती थी उसको माइक्रो यूनिट बोलते थे। अब इन्होंने बोल दिया कि जिसमें 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट होगी ना उसको माइक्रो यूनिट बोलेंगे, और जिसमें 10 करोड़ तक की होगी वो स्मॉल यूनिट बोली जाएगी, और जिसमें 20 करोड़ तक की होगी उसको मीडियम यूनिट बनाया जाएगा। डेफिनेशन चेंज की है। इसी के साथ इन्होंने इन्वेस्टमेंट का भी चेंज कर दिया है। नई डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जिसके अंदर 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा उसको माइक्रो बोलेंगे, इसमें 50 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होगा उसमें, सॉरी ये टर्नओवर की है, ये वाला जो पॉइंट है ना, इन्वेस्टमेंट का ऊपर बता दिया मैंने। टर्नओवर जिसका 5 करोड़ तक का होगा वो माइक्रो होगा, 50 करोड़ तक का होगा वो स्मॉल होगा, और 100 करोड़ तक का और उससे ऊपर होगा उसको बोलेंगे मीडियम यूनिट। अब इन्होंने थर्ड पॉइंट में बोला है कि जो एंटरप्राइज दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, यानी कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पर टर्नओवर की, जिस एंटरप्राइज ने दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर दिया वो हमारी बोली जाएगी एमएसएमई। एमएसएमई के एक्चुअली फ़ायदे क्या होते हैं ना, जब आपकी कंपनी जो होती है, एंटरप्राइज आपका जो होता है वो जब एज एन एमएसएमई रजिस्टर हो जाता है ना तो आपको लोन्स वगैरह ना बहुत चीपर रेट से मिल जाते हैं, और टैक्स वगैरह में भी कुछ रिबेट का आपको बेनिफिट हो जाता है। और बहुत सारे गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई के स्पेसिफिक ही होते हैं, कि उसमें बाकी जो अनरजिस्टर्ड होते हैं ना एमएसएमई के वो उसमें पार्ट ले नहीं सकते, इसलिए एमएसएमई में रजिस्टर कराने का बहुत फ़ायदा होता है। ये वाला पॉइंट तो मैंने आपको बता ही दिया है कि पहले जो थी ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के ऊपर बेस्ड हुआ करती थी, वो वाली अब डेफिनेशन हटा दी है।
कोलेट्रल फ्री लोन्स टू MSMEs और मॉरेटोरियम पीरियड 12 महीने का। कोलेट्रल का मतलब होता है जो गिरवी ज़मीन होती है। देखो जब आप लोन लेने जाते हो ना तो जनरली आपको कुछ अपना प्रूफ दिखाना पड़ता है कि भैया कल को अगर मैं आपका लोन रीपे नहीं कर पाया बैंक वालों को तो मेरे पास इतना कोलेट्रल है, आप इसको बेच के अपना पैसा बकाया कर सकते हो। तो MSMEs को ना कोलेट्रल फ्री लोन मिलेगा, ये अनाउंसमेंट हुई है और कितना तक का है, 3 लाख करोड़ तक के इनको असाइन कर दिए गए हैं। मॉरेटोरियम पीरियड होता है 12 महीने का। मॉरेटोरियम पीरियड अभी आपको बता देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि मैंने एक कार खरीदी है और मैंने उसको EMI पे ख़रीदा है, तो हर महीने मान लेते हैं कि मेरी 50,000 रुपये की EMI जा रही है, आने वाले कुछ सालों तक जाएगी। कितने साल तक? 2 साल तक जाएगी। तो कितना हो गया, 12, 6, 24 लाख की कार थी, 2 साल तक मेरी हर महीने 50,000 की EMI जाएगी। मॉरेटोरियम पीरियड का मतलब होता है जैसे कोविड-19 के अंदर अभी RBI ने मॉरेटोरियम पीरियड दिया था 3 महीने का। जिन लोगों को EMI देनी है ना उनको 3 महीने का डिले दे दिया कि ठीक है 3 महीने आप पे मत करो, 3 महीने बाद पे कर देना। ऐसा नहीं हो कैंसिल कर दी, इतना अमाउंट आपको देना ही नहीं देना है, 3 महीने आप बाद दे देना। तो ये जो MSME के अंदर जो कोलेट्रल फ्री लोन्स होंगे ना, इसमें इन्होंने बोला है कि 12 महीने तक का डिले आप कर सकते हो लोन की रीपेमेंट में, और इस लोन से 45 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट्स को बेनिफिट मिलने वाला है। अब बात करते हैं NBFCs के बारे में। इन्होंने क्या कहा है, 30,000 रुपये की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम निकाली है जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो होगी वो स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट के ट्रांजेक्शन में जाएगी। और क्या क्या मेजर्स निकाले हैं इन्होंने। इट ऑल्सो प्रपोजेज मैंडेटरी सोर्सिंग ऑफ अप टू 200 करोड़। देखो 200 करोड़ वाले में क्या सीन है ना, गवर्नमेंट के जो टेंडर्स निकलते हैं ना उसमें गवर्नमेंट नेसेसरी नहीं कि इंडिया वालों को ही टेंडर्स देती है, बाहर वाली फॉरेन कंट्रीज़ भी उसके लिए बिड कर सकती हैं और उनको भी टेंडर मिल जाता है। तो इंडिया ने बोला है कि जो 200 करोड़ और 200 करोड़ से लेस का जो प्रोजेक्ट होगा ना वो हम लोगों ने मैंडेटरी कर दिया कि वो इंडिया वालों को ही देंगे, बाहर वालों को नहीं देंगे। रेरा प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दे दिया है। रेरा जो एक्ट था वो ये होता है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट, ये 2016 में आया था। जो रियल एस्टेट की बिल्डिंग्स इन्वेस्टमेंट होता है उसके रिगार्डिंग होता है। इसमें कुछ रिलैक्सेशन दिए इन्होंने। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ को 90,000 करोड़ का लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, पैसा दे दिया कि अब आप इन्वेस्ट करो, लोन लो, इधर से उधर ट्रांसफ़र करो, अपने लोग एम्प्लॉयज़ को सैलरी दो, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। क्योंकि सडनली देखो कोविड-19 के कारण हुआ क्या ना, इकोनॉमी डाउन आ गई है तो लोगों के पास पैसा नहीं है तो लोग खर्चा नहीं करेंगे तो इकोनॉमी स्लो हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया है कि काइंड ऑफ इन ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे दिया कि अब आपको हमने पैसा दे दिया है, आप लोग बिज़नेस को रन करते रहो, लोगों को पैसा देते रहो, सैलरी देते रहो, प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करते रहो, इकोनॉमी मूव करती रहनी चाहिए। इसके लिए इसको स्टिमुलस बोला जाता है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, सडन रिस्पॉन्स। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड सपोर्ट जो होता है उसमें इन्होंने जो लो इनकम वाले ऑर्गेनाइज वर्कर्स थे ना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के, उनको प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के थ्रू 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है। ये देखो क्या होता है ना, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड के अंदर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मेरी सैलरी किसी एक्स पर्सन की सैलरी 10,000 रुपये होती है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने क्या किया था कि 10,000 रुपये के अंदर ना 12% का आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेव करना होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको 8800 रुपये मिलेंगे, इसका जो 12% 1200 रुपये होते हैं आपके किसी फंड में डिपॉजिट हो जाते हैं। प्लस अब उसके अंदर आपकी जो कंपनी होती है वो आपको 1200 रुपये और ऐड करके टोटल बन गया 2400। ये 2400 रुपये आपको बाद में मिल जाते हैं। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का ये बेनिफिट होता है कि आपको 10,000 आपकी सैलरी है, उसमें से 12% यानी कि 1200 रुपये आपके सेव कर लिए, प्लस जितने सेव है उतना ही मिला करके कंपनी आपको बाद में पे कर देती है। तो इन्होंने क्या किया था कि इसके अंदर कुछ छूट दी थी जो एम्प्लॉयज़ ये कंपनीज़ वगैरह को, उस छूट को इन्होंने 3 महीने और एक्सटेंड कर दिया था। मैंडेटरी EPF कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हैं इसमें अब देखो कंपनी सपोज कंपनी ने 1200 रुपये के अंदर और 1200 रुपये मिलाए ना कंपनी ने, तो कंपनी को नुकसान हो रहा है ना, कंपनी को थोड़ा सा लोड देना पड़ रहा है। अब इन्होंने क्या कहा कि 12% को 10% कर दिया है कि आप भाई 10,000 में से सिर्फ 1,000 सेव करा लो और 1,000 अपनी तरफ से दे। तो कंपनी के ऊपर भी लोड कम आ गया और जो इंसान सैलरी ले रहा था उसके हैंड में इन कैश सैलरी उसके पास थोड़ी ज़्यादा चली जाएगी। ये अमाउंट भी एक इंडिविजुअल बता रहे हैं तो छोटा है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर ये बहुत है बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो उसको उन्होंने 12% 10% कर लिया। जो सैलरीड वर्कर्स होते हैं उनको कुछ रिलीफ ये मिली है इस फॉर्म के अंदर कि उनकी जो इनकम टैक्स की जो रिटर्न की जो डेट थी ना फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, आई थिंक जून 2020 था, उसको उन्होंने एक्सटेंड करके 30 नवंबर 2030 कर दिया है। जो TDS है और टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसमें 25% की छूट दे दी है नेक्स्ट ईयर तक। ये तो आपको पता ही होगा TDS क्या होता है। और ये जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है इसको 12% 10% रिड्यूस कर दिया एम्प्लॉय और एम्प्लॉय दोनों के लिए अगले 3 महीने के लिए। यही वो चीज़ें मैंने आपको बताई अभी।
इसमें न्यूज़ में वही है। सिग्निफिकेंस क्या है इस मेजर की, देखो ये जो मेजर्स लिए जा रहे हैं ना एमएसएमई के, ये थ्रू गारंटी हैं, इक्विटी इन्फ्यूजन है और डेट सपोर्ट के लिए हैं। डेट सपोर्ट मतलब वही कर्जे वगैरह के लिए हैं, और ये क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ऐसे ही करंट सिचुएशन के अंदर। क्रेडिट गारंटी जो है उसका मतलब होता है कि बैंक्स को अब एक कोई प्रोविज़न बनाना नहीं पड़ेगा लोन के लिए कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, हम आपको लोन नहीं दे सकते, आपका बिजनेस नहीं चल रहा। तो अब बैंक्स ने अपनी जो कैपिटल असाइड कर रखी थी ना, आरबीआई को डिपॉजिट कर दी थी, अब बैंक को पैसा मिल गया, बैंक आगे लोन दे सकता है। स्पेशल लिक्विडिटी सपोर्ट दिया इन्होंने एनबीएफसीज़ को, मतलब कि बैंक अब उनसे रखेगा नहीं। मैंडेटरी सोर्सिंग मैंने आपको बता ही दिया है। अभी मेजर्स नेसेसरी क्यों हैं, देखो बैंक्स बहुत रिलेक्टेंट हो रहे हैं लैंड करने के लिए, कि लोन नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही है कि भैया देखो लोग रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट बनने का बहुत खतरा होता है, बैंक का पैसा डूब जाता है। बैंक के जो लोन देता है ना बैंक, वो बैंक का एसेट होता है, और हम लोग क्या होते हैं, हम सिटीजन्स होते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो ये बैंक के लिए लाइबिलिटी बन जाता है। तो बैंक को अपना एसेट सेव करने की चाहत है, यही बात है कि अब बैंक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है कि अपना फ़ंड को आरबीआई के पास सेव रखे। तो क्या ये सफिशिएंट रहेगा, देखो ये जो पैकेज है ना 20 लाख करोड़ का, इसमें 6 लाख करोड़ का तो ऑलरेडी काम हो चुका है। पहले जो अनाउंसमेंट वगैरह हुई थी 1.76 लाख करोड़ का कुछ आया था, उसके अलावा एक 5 पॉइंट समथिंग करोड़ का आया था, वो 6 लाख तो ऑलरेडी हो चुका है। तो बचे हुए 14 लाख का अभी आगे काम स्टार्ट करेगा। तो इन्होंने बोला कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस मिनिस्टर की है, उसमें एडिशनल पब्लिक स्पेंडिंग नहीं बताया है। पब्लिक के ऊपर डायरेक्ट स्पेंड कितना कर रहे हो, किसी की डायरेक्ट सबको सैलरी जा रहे हो, कैश दे रहे हो, वो नहीं बताया कहीं ना कहीं पर, उसकी कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा जो हमारे वर्स्ट हिट हैं, यानी कि जो माइग्रेंट्स वगैरह हैं और जो बाकी लोग जो होते हैं, पुअर लोग होते हैं, उनके लिए डायरेक्ट कोई एफर्ट नहीं है। यानी कि हालांकि बोला तो है कि 500 रुपये प्रत्येक के मई उसमें चले जाएंगे खाते के अंदर, जनधन अकाउंट्स के अंदर, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ। तो गवर्नमेंट को इमीडिएटली क्या करना चाहिए फिस्कल टर्म्स के अंदर, फिस्कल टर्म्स की जब हम लोग बात करते हैं कि जो कि गवर्नमेंट का जो पैसा रिवेन्यू जो टैक्स होता है ना, उसकी बात करते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए लाइवलीहुड इंस्टेंटली क्या किया जा सकता है। फ्री फूड और कैश ट्रांसफ़र कर दो जो कि इनकमलेस लोग हैं। एम्प्लॉयमेंट के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो नरेगा एक्ट है, उसको इंक्रीज़ कर दो सडनली। उसको इन्होंने बोलना है कि रिवैम्प करो, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करो, उनको डायरेक्ट पैसा अकाउंट में भेजो। ये रिवाइव करेगा आपके माइक्रो स्मॉल मीडियम को। तो इनको एमजी नरेगा तो करेगा ही। उन्होंने बोला है कि अर्बन एरियाज़ में एमएसएमईज़ को रिवैम्प करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, फोर्थ इन्होंने बोला कि जो पोस्ट पैंडमिक पीरियड होगा ना, उसमें इंक्रीज़ होगा पब्लिक एक्सपेंडिचर के अंदर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर कर दो, प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ को करो, स्पेशली अर्बन और पुअर के लिए। कुछ इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी जान चुके हो, और कुछ नया जो है वो मैं आपको बताता हूँ। पिछले वाले में हम लोगों ने एमएसएमईज़ के बारे में बात की थी, आज कुछ बात की जा रही है एडिशनल, तो वो देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। आप लोगों को पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर जी ने 20 लाख करोड़ का एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया है, और इसको उन्होंने नाम दिया है आत्मनिर्भर कैंपेन का, आत्मनिर्भर भारत कैंपेन, यानी कि हम लोग सेल्फ रिलायंट बनेंगे अभी। और इसी के रिगार्डिंग जो निर्मला सीतारमण जी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वो फर्दर अनाउंसमेंट्स करे जा रही हैं उसकी। पहले इंस्टॉलमेंट में उन्होंने बताया था कि 3 लाख करोड़ जो है कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लॉन्च जाएगा बिजनेस का। कोलेटरल फ्री मतलब आपको अपनी ज़मीन वगैरह गिरवी रखनी नहीं पड़ेगी। इसमें एमएसएमईज़ को इंक्लूड किया था। 30,000 की लिक्विडिटी उन्होंने दी थी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज़ के लिए, और कुछ बाकी मेजर्स थे। और क्या क्या मेजर्स अनाउंस किए उसके बारे में जान लेते हैं। फ्री फूड ग्रेन्स थे जो कि सप्लाई किए जाएंगे माइग्रेंट लेबर्स को 2 महीने के लिए, जो कि मई और जून 2020 का है। आगे इन्होंने बात की है कि टेक्नोलॉजी सिस्टम को यूज़ किया जाएगा, जो कि अलाउ करेगा माइग्रेंट्स को, वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप्स होती है ना, राशन की शॉप्स, फ्रॉम एनी फेयर प्राइस शॉप इन इंडिया, ताकि वो 100% नेशनल पोर्टेबिलिटी अचीव कर सकें, जो कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम आएगी। वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम में क्या होगा आपको पता ही होना चाहिए। अभी क्या है कि आपका जो राशन कार्ड है ना, वो आपके लोकल एरिया में ही काम करेगा, आपके स्टेट में ही काम करेगा। तो वन नेशन वन राशन कार्ड आएगा तो आपका राशन कार्ड आप इंडिया के किसी भी स्टेट में चले जाओ, इवन आप अंडमान निकोबार लक्षद्वीप पे चले जाओगे, वहाँ पर भी आप उस राशन कार्ड से फूड वगैरह जो भी लेना होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन शॉप से, वो आप ले सकते हो। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है, ये आई थिंक जून में लॉन्च होने वाली है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च की एक स्कीम माइग्रेंट वर्कर्स के लिए और अर्बन पुअर के लिए, ताकि उन्हें ईज़ ऑफ लिविंग प्रोवाइड किया जा सके अफोर्डेबल रेंट के ऊपर, यानी कि कम से कम किराया देने के ऊपर, ताकि वो कम से कम किराया देकर अफोर्डेबल लिविंग को एक्सेस कर सकें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगी इंटरेस्ट सबवेंशन 2% का। ये जो मुद्रा शिशु लोन होते हैं ना, देखो प्राइम मिनिस्टर जी ने ये मुद्रा लोन की जो स्कीम है ना,
आई थिंक मुद्रा योजना को बोलते हैं, PMMY, ये 2015 में स्टार्ट की थी। ऑलराइट, 2015 में स्टार्ट होती है। इसमें ना 3 टाइप की वो होती हैं, जैसे एक तो होता है शिशु, एक होता है किशोर, एक होता है तरुण। यानी कि शिशु मतलब किड, और किशोर होता है अडल्ट, और नहीं किशोर होता है यूथ, और तरुण होता है अडल्ट। तो ये 3 टाइप के लोन्स होते हैं। तो इन्होंने इसमें ना हर एक बैंक क्या क्या होता है, किसी को अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना होता है ना, तो वो अपना इनसे बैंक से जाके इनमें लोन ले सकता है, शिशु, किशोर और तरुण। तो शिशु वाले के अंदर क्या होता है कि आप 50,000 तक का लोन ले सकते हो, किशोर में आप 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण में आप 5 लाख से 10 लाख तक का। तो इन्होंने क्या कहा है कि किशोर मुद्रा शिशु वाला जो लोन है ना, उसमें आने वाले अगले 12 महीने तक 2% का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कम कर दिया है। वो वाला सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट पे करेगी। फिर आगे इन्होंने बात की कि एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की है इन्होंने, विद इन स्पेशल स्कीम लॉन्च की जाएगी 1 महीने के अंदर, जो कि स्ट्रीट वेंडर्स को ईजिली क्रेडिट लेने में हेल्प करेगी। जो 50 लाख के आसपास स्ट्रीट वेंडर, यानी कि जो हमारे ये छोटा मोटा सामान बेचते हैं रेहड़ियों के ऊपर, सब्जी वगैरह वाले हो गए, तो कुछ 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। और इसके तहत कुछ 5,000 करोड़ का क्रेडिट है, वो इसमें फ़्लो किया जाएगा, जिससे सबको फ़ायदा होगा। 70,000 करोड़ का बूस्ट मिला है किसको, हाउसिंग सेक्टर को और मिडिल इनकम ग्रुप को। 70,000 करोड़ का बूस्ट मिला है हाउसिंग सेक्टर को और मिडिल इनकम ग्रुप को, जो कि एक्सटेंशन किसके द्वारा दिया गया है, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम फॉर MIG अंडर प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना, मार्च 2021 तक के लिए। 6,000 करोड़ के फंड जो है वो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी को है। एफॉरेस्टेशन वर्ड का मतलब समझो, खाली ज़मीन पे जाकर अगर आप पेड़ लगा दोगे और वहाँ पे फॉरेस्ट बना दोगे ना, उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एक टर्म होता है रीफॉरेस्टेशन। रीफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि उस जगह के ऊपर पहले से ही फॉरेस्ट थे, फिर वो किसी कारण के लिए उनको काट दिया गया, फिर आप दोबारा वहाँ पे ग्रो कर रहे हो, उसको रीफॉरेस्टेशन बोलेंगे। एफॉरेस्टेशन बिल्कुल नई जगह पे होता है। तो ये कैंपा एक अथॉरिटी है जो कि जिसको यूज़ किया जाएगा एफॉरेस्टेशन के लिए, प्लांटेशन वर्क के लिए अर्बन एरियाज़ के अंदर। ऑब्वियसली ऐसे काम के लिए फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। जो नाबार्ड है उन्होंने एडिशनल रीफाइनेंस सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया है अपना, कितना, 30,000 रुपये करोड़ का, जिस पे क्रॉप लोन दिया जाएगा रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स के द्वारा और रूरल रीजनल बैंक्स के द्वारा। यहाँ पे RRB का मतलब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड नहीं है सॉरी, यहाँ पे RRB का मतलब होता है रूरल रीजनल बैंक्स। ये जो रिफाइंस होगा फ्रंट लोडेड होगा, अवेलेबल ऑन टैप, यानी कि जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। एक स्पेशल ड्राइव कंडक्ट की जाएगी PM किसान बेनिफिशरीज़ के लिए, जो कि किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए होगी। फिशरमैन और जो एनिमल हस्बेंड्री, जो मवेशी वगैरह रखते हैं, कैटल लाइफ स्टॉक वगैरह रखते हैं, उनको भी इंक्लूड किया गया है। इसमें वो लोगों ने एडिशनल लिक्विडिटी पास की है, जो कि 2 लाख करोड़ की है फार्म सेक्टर के लिए। अब इसमें आपको ये पॉइंट्स याद रखने इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज के ऊपर मेंस में कहीं ना कहीं इस साल 2021 में, सॉरी 2020 में, 21 में, 22, 23 में कई सालों तक क्वेश्चन बन सकते हैं ये। तो क्योंकि काफ़ी बड़ा हम लोगों ने अप्रॉक्स 10% अपनी GDP का अगर किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रही है गवर्नमेंट, तो क्वेश्चन बनना बहुत जाहिर सी बात है। इनसाइट की वेबसाइट से ना आप ये वाली इमेज है ना, जो इसको डाउनलोड करके सेव कर लेना, ये बहुत अच्छी है। नेक्स्ट हमारी न्यूज़ है भैया, डिफेंस का टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम क्या है हमारे लिए। तो जो डोमेस्टिक डिफेंस सर्विसेज है हमारी, डोमेस्टिक डिफेंस मतलब हमारा घरेलू जो डिफेंस प्रोग्राम है, और एरोस्पेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है, उसको बूस्ट देने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम लेके आएंगे, जो 400 करोड़ रुपए की होगी, जो एक आर्ट टेस्टिंग, स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग, देखो स्टेट ऑफ द आर्ट जो वर्ड यूज़ हो रहा था ना, इसका मतलब होता है कि इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इस सेक्टर के लिए। 400 करोड़ का इसमें स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट है, और ये 5 साल के लिए ट्रायल स्कीम है एक। मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है यहाँ पे। की फैक्ट्स क्या हैं इसके, इट एनवाइसेजेस टू सेटअप 6 to 8 न्यू फैसिलिटीज़ इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट इंडस्ट्री। अभी एनवाइसेजेस का मतलब क्या होता है, ऐसी परिकल्पना की जाएगी कि 6 से 8 नई टेस्टिंग फैसिलिटीज़ सेटअप करें हम लोग, जिसमें पार्टनरशिप होगी, प्राइवेट इंडस्ट्री की भी होगी। अब ये जो फैसिलिटीज़ होंगी, ये इंडिजिनियस डिफेंस प्रोडक्शन, इंडिजिनियस मतलब होता है अपने ही कंट्री में प्रोड्यूस किया हुआ होगा। इसमें इंडिया से रेफरेंस मत करना, इंडी का मतलब होता है जो अपनी कंट्री में प्रोड्यूस किया होता है। कोई भी, जैसे अमेरिका के अंदर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो अमेरिका के लिए वो इंडिजीनियस हो जाती है। इंडी वर्ड इंडिया से नहीं आया है, ये ध्यान रहे, इंटीरियर का रेफरेंस है इसमें।
कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूस करता है इंपोर्ट्स मिलिट्री इक्विपमेंट का और कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाता है। प्रधानमंत्री जी ने जो अभी आत्मनिर्भर अभियान चलाया, जिसके ऊपर आपका कहीं ना कहीं प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू में कुछ तो पूछा ही जाएगा आपसे, तो उसके अंदर ये हेल्प करेगा। और जब हम लोग अपना इम्पोर्ट जो है ना वो मिलिट्री इक्विपमेंट का वो कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो यानी कि हमको बाहर से मंगवाना कम करेंगे तो मतलब अंदर ज़्यादा बनाना पड़ेगा, तो उससे हमारी कंट्री जो है सेल्फ रिलायंट होगी। ये जो प्रोडक्ट है अंडर द स्कीम प्रोवाइड किया है कि 75 जो है ना फंडिंग, इसी 75% सपोज करते हैं 100 करोड़ की बात की जा रही है, तो 75 करोड़ जो है वो हमारी गवर्नमेंट देगी। अब इसमें से बच कितना गया? बच गया 25 करोड़। बचे हुए 25 करोड़ के अंदर इन्होंने एक कंडीशन और लगाई है, ये इन्होंने यहाँ पे नीचे एक्चुअली मेंशन नहीं किया, मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर मिनिमम 5 कंपनीज चाहिए ही चाहिए इनको, 5 स्पॉन्सर्स, और कोई भी एक कंपनी 40% से ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करेगी। यानी कि 25% का 40% कितना होता है? 25 इंटू 400, यानी कि 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी कंपनी, 10 करोड़ से ज़्यादा कोई भी कंपनी, अगर 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो, और अगर 400 करोड़ का प्रोजेक्ट है यानी कि 40 करोड़ से ज़्यादा कोई भी एक कंपनी स्पॉन्सर नहीं करेगी। ऑल राइट। जो रिमेनिंग 25% है वो स्पेशल पर्पस व्हीकल के होंगे, जिसके अंदर इंडियन प्राइवेट एंटिटीज़ जो मैंने आपको बता दिया है वो सारी की सारी होंगी, और ये SPVs जो होंगी वो सारी की सारी वो होंगी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर की जाएंगी। ये ऑपरेट करेंगी, मेंटेन करेंगी सारे के सारे एसेट, और यूज़र के चार्जेस वगैरह सब कलेक्ट करेंगी, तो ठीक है। अब मेजॉरिटी जो टेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स के अंदर आएंगी। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स मैं आपको बता देता हूँ, यूपी और तमिलनाडु। इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, प्रीलिम स्पेसिफिक बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लेना। स्कीम इज़ नॉट लिमिटेड टू सेटिंग अप टेस्टिंग फैसिलिटीज़ टू द DIC ओनली, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो DIC हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है स्कीम, उसके अलावा भी होगी। इन्होंने बोला मेजॉरिटी टेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं वो यूपी और तमिलनाडु में आएंगी क्योंकि वो हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं। डोमिसाइल रूल्स इन JNK। डोमिसाइल का मैंने आपको पहले ही बताया था, डोमिसाइल वो होता है किसी जगह पर रहने का प्रूफ। ठीक है, आप जिस जगह रहते हो वहाँ पर आपका प्रूफ कि आप इस जगह के रहने वाले हो, आपका कोई भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई आधार कार्ड हो सकता है। डोमिसाइल हो आप यहाँ के, आप वहाँ के ऑथराइज रहने वाले हो, आपका प्रूफ है, वहाँ पर एक ऑथेंटिसिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं और अमित शाह जी हैं, आपको पता ही होगा, उन्होंने 2010 का एक लेजिस्लेशन है, लेजिस्लेशन मतलब एक कानून, एक रूल, एक एक्ट, जो कि जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट, बाय सब्सटीट्यूटिंग द टर्म परमानेंट रेजिडेंस विद डोमिसाइल्स। उसके अंदर एक टर्म था परमानेंट रेजिडेंस, उसको उन्होंने अमेंड करके क्या कर दिया है, डोमिसाइल्स ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK। ये मेजर अमेंडमेंट हुआ है, तो इस अमेंडमेंट का क्या इम्पैक्ट होगा वो सारा का सारा हम लोग अभी नीचे पढ़ेंगे। इट हैज़ रीडिफाइंड द डोमिसाइल थ्रू जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट्स लॉ ऑर्डर 2000 इशूड अंडर दिस। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ना 2019 का, उसके सेक्शन 96 के अंडर एक ऑर्डर पास किया है। इसको उल्टा पढ़ो, पहले ऊपर से पढ़ लिया, अब इसको नीचे से पढ़ो। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 96 के अंदर एक ऑर्डर पास हुआ है। क्या है वो ऑर्डर? वो ऑर्डर है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020। ठीक है, उसने क्या, उस ऑर्डर में क्या है, उस ऑर्डर ने डोमिसाइल को रीडिफाइन किया है। ठीक है, अब 2010 वाला जो एक्ट था, कौन सा एक्ट? 10 वाला, देखो हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये रहा, ये वाला जम्मू एंड कश्मीर जो सिविल सर्विसेज का एक्ट है, ये क्या बोलता है ये पढ़ लेते हैं। The 2010 Act pertain to employment in the civil services comprising district, divisional and state cadre post. Earlier only permanent residents of JK were eligible. ठीक है, इस एक्ट के अंदर बता रखा है कि जो सिविल सर्विसेज के हैं ना जिसमें क्या क्या है, डिस्ट्रिक्ट, डिविजनल और स्टेट की जो कैडर पोस्ट हैं सिविल सर्विसेज वाली, इसमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उनके बारे में बात की गई है। पहले सिर्फ परमानेंट जो रेजिडेंट्स थे ना जम्मू एंड कश्मीर के, उन्हीं को मिलती थी कि वो अप्लाई कर सकते हैं गैजेटाइज पोस्ट और नॉन गैजेटाइज पोस्ट के लिए। अब उसमें क्या बदलाव लाया गया है, चेंजेस क्या लाए गए हैं? जो डोमिसाइल रूल है ना, डिफाइंड अंडर द अमेंडेड ऑर्डर, यानी कि अमेंडमेंट मतलब जो चेंज किया हुआ ऑर्डर है, उसके अंदर रिक्रूटमेंट जो है ना टू ऑल गवर्नमेंट पोस्ट इन JNK फ्रॉम नाउ ऑन। अब जो डोमिसाइल रूल होगा उसके अंडर जो अमेंडमेंट हुई है वो ये कहना चाह रहा है कि रिक्रूटमेंट जो है वो सारी ही गवर्नमेंट पोस्ट के अंदर होगी जम्मू एंड कश्मीर में अब से। पावर टू इशू डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैव बीन वेस्टेड इन द तहसीलदार। तहसीलदार क्या होता है? रेवेन्यू ऑफिसर होता है। उसके अंदर हम लोगों ने ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर दे दी है। ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत खूबसूरत। अब उसने डेफिनेशन दी है डोमिसाइल की कि कौन लोग होते हैं जिनके पास डोमिसाइल होगा।
और डिफाइंस डोमिसाइल एनीवन जो वहाँ पर पिछले 15 सालों से रह रहा है जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी में और हैज़ स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल तक की उसने वहाँ पढ़ाई की है, जिसमें से या तो क्लास 10th या क्लास 12th भी उसी 7 साल के एजुकेशन में होनी चाहिए थी, और एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर जो उस यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK के अंदर ही रजिस्टर्ड है, या फिर वो रजिस्टर्ड है एज माइग्रेंट कहाँ पर, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो कि माइग्रेंट्स के लिए, उसको डोमिसाइल मिलेगा। सेकंड, it said the children of the central government officials including all India services, public sector unit, autonomous bodies, center PSU banks, इन सब में जो इंसान गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहे हैं ना, उनके बच्चे, और इन लोगों की क्या कंडीशन है कि ये लोग जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 10 सालों से काम कर रहे होंगे, उनको डोमिसाइल मिल जाएगा, इनके बच्चों को डोमिसाइल मिल सकता है। फिर ये जो डोमिसाइल स्टेटस है ये उनको मिलेगा जो चिल्ड्रन, उन लोगों के चिल्ड्रन जो जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट हैं लेकिन जम्मू एंड कश्मीर से बाहर रह रहे हैं, किस लिए, अपने काम काज के सिलसिले में, बिज़नेस के सिलसिले में, या फिर किसी और काम के लिए रह रहे हैं, लेकिन उनमें वो इनमें से कोई ना कोई कंडीशन को फुलफ़िल करते हैं, तो उनके बच्चों को और उन लोगों को भी मिल सकता है। अब सर्टिफिकेट देने के क्या कानून है, क्या रूल्स हैं। सर्टिफिकेट जो है 15 दिन के अंदर अंदर इशू किया जाएगा। अगर जो ऑफिसर है वो सर्टिफिकेट इशू करने में फ़ेल हो जाता है तो 50,000 रुपये की उसको पेनल्टी लगेगी उसकी सैलरी में से, ठीक है। रेजिडेंट्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, जो आउटसाइड अर्स्टवाइल स्टेट, अर्स्टवाइल का मैंने आपको मतलब बताया था पहले भी, करंटली जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। अर्स्टवाइल क्या था, अर्स्टवाइल एक फुल फ्लेज स्टेट था, तो कह रहे कि उस समय जब ये फुल फ्लेज स्टेट था ना, उस समय वो लोग जो जम्मू कश्मीर के थे लेकिन बाहर रह रहे थे, उनको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मिलेगा। किस तरीके से, उनको अपना कोई एक परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, राशन कार्ड कॉपी हो सकती है, वोटर कार्ड हो सकता है, या फिर कोई दूसरा वैलिड डॉक्यूमेंट, वो उनको देना पड़ेगा। अर्स्टवाइल का मतलब समझते चलना, ऐसे पहले तेलंगाना क्या था, अर्स्टवाइल तेलंगाना की बात करते तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही स्टेट थे ना, अब वो नए हो चुके हैं। वो माइग्रेंट्स जो रिलीफ और रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्टर नहीं हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो अपने इलेक्टोरल रोल्स जो कि 1988 का एक प्रूफ ला कर देंगे, और ये प्रूफ होगा कि वो एज ए माइग्रेंट इस स्टेट में, कंट्री में है, या फिर कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट, वो उनको भी डोमिसाइल मिल सकता है। देयर इज़ अ प्रोविजन टू गेट द सर्टिफिकेट ऑनलाइन टू। हाँ, ये प्रीलिम्स का कोई ऑप्शन बन के आ सकता है कि क्या ये सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल सकता है, बिल्कुल इसका प्रोविज़न है। नए कानून के इम्प्लीकेशन क्या है, इससे क्या होगा, जो वेस्ट पाकिस्तान के जो रेफ्यूजीज़ हैं, देखो इमेजिन करो जम्मू कश्मीर और वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज़, ठीक है, और चिल्ड्रन ऑफ विमेन हु मैरिड द नॉन लोकल्स टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन JNK, वो औरतें जिन्होंने नॉन लोकल्स के साथ शादी की थी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, ठीक है, उनके बच्चों को भी ये जो डोमिसाइल का सर्टिफिकेट है वो मिल सकता है। आगे, अकॉर्डिंग टू MHA's रिप्लाई टू पार्लियामेंट्री पैनल ऑन फरवरी 18, 84,000 वैकेंसी हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें से 22,078 वैकेंसी जो हैं वो क्लास 4 एम्प्लॉयज़ के लिए है, 54,000 जो है वो नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए है, 7,500 वैकेंसीज जो हैं वो गैजेटेड लेवल की पोस्ट के लिए हैं। ये आपको सिर्फ मालूम होना चाहिए। आई डू नॉट थिंक कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि वैकेंसीज जो हैं वो चेंज हो जाती हैं बहुत जल्दी। ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको लगता है कि यार सोच के देखो, क्या UPSC इस पे सवाल पूछेगा क्या, क्योंकि वैकेंसी सडनली चेंज हो सकती हैं, किसी ने डिमांड ज़्यादा कर दी, किसी की कम हो गई है, और डोमिसाइल और जम्मू एंड कश्मीर पे तो कॉन्टीन्यूसली एक्ट्स पे एक्ट्स बने जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। थिंग्स आर फ्रीक्वेंटली चेंजिंग, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे होते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाता, और UPSC बिल्कुल नहीं करेगा। SSC बेशक कर ले या कोई और डिपार्टमेंट कर ले, UPSC बहुत स्मार्टली गेम खेलता है। अब इस पॉलिसी को अपोज क्यों किया जा रहा है, ओपोनेंट्स जो हैं, विरोधी जो हैं, वो ये बोल रहे हैं भैया आप जो चेंजेस कर रहे हो ना, ये आप इसकी डेमोग्राफी को एम करके चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पाकिस्तान वाली चीज़ है, यहाँ पे जम्मू को अलग कर दें, कश्मीर को अलग कर दें, लद्दाख को अलग कर दें, आपका एम ये है करने का, ये ओपोजिशन वाले बोल रहे हैं। अमेंडेड डोमिसाइल लॉ वाज मेड इन एक्सरसाइज इन द पावर ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ये जो उन्होंने डोमिसाइल लॉ को अमेंड किया है ना, इसकी पावर किस में है, जो जम्मू एंड कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 2019 का, उसमें, उसको उन्होंने बहुत सारे बार, नंबर ऑफ टाइम्स चैलेंज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो ये उसकी पॉलिसी को अपोज करने की बात रही। अब हम लोग ज़रा प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 370 और 35A को लेके। आर्टिकल 370 आपको पता ही है कि स्पेशल राइट देता था जम्मू एंड कश्मीर को, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, कुछ चीज़ें थी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सेस करती थी, जैसे कम्युनिकेशंस हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, मिलिट्री हो गया। 35A उनको प्रॉपर्टी का राइट होता था,
कि उनके वहाँ पर प्रॉपर्टी वही लोग खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। हम लोग अदर देन जम्मू एंड कश्मीर के रेजिडेंट वाले कोई और वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हैं। हु आर द डोमिसाइल्स एज पर द न्यू डेफिनेशन, हम लोगों ने 3 लोगों के बारे में बताया था ऊपर हु आर डोमिसाइल्स वाले में। ये लोग, ये 3 हमने कैटेगरीज बताई थी। हु आर डोमिसाइल्स का आंसर इसमें है। अभी ये देखो, ये जस्ट अभी पढ़ा था इसलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। जो चीज़ें नई हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ओवरफ्लो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, पता ही है आपको, अगस्त के अंदर पिछले साल जम्मू एंड कश्मीर को वो क्या कहते हैं, डिमोट करके स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। पार्लियामेंट में सबको पता है आर्टिकल 370 रिमूव किया गया था, उसी को जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोला जाता है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट को इशू करने की पावर किसके पास है? तहसीलदार के पास है। जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर है, एडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज 2020 का, वो क्या करता है, उसने अमेंड किया है सिविल सर्विसेज गवर्नमेंट वाले पार्ट को। ये देखो ऊपर सबसे पहले स्टार्टिंग में यही पढ़ा था हम लोगों ने। ये देखो, ये जो नहीं कहाँ गया ऊपर वाला लाइन, हाँ ये है। इन्होंने रीडिफाइन किया है जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर, ये जो 2021 के अंडर इशू हुआ है, सेक्शन 96 ऑफ JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जनरल फाइनेंस रूल। अगर मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करूँ तो जनरल का मतलब आम, फाइनेंस मतलब वित्तीय, रूल्स मतलब नियम। आम वित्तीय नियम, नहीं कुछ बना नहीं अच्छा सा, चलो पढ़ते हैं। गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दी है, अमेंडमेंट की है जनरल फाइनेंस रूल्स के अंदर, जहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि भैया गुड्स और सर्विसेज जिसकी कीमत 200 रुपये से कम होगी वो डोमेस्टिक फर्म से ही लिए जाएंगे सरकारी काम के लिए, ताकि MSMEs को बेनिफिट हो। कोविड-19 के दौरान गवर्नमेंट ने एक रिलीफ पैकेज के अंदर ये बात बताई है, ठीक है। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा यार? देखो सीधी सी बात है, गवर्नमेंट के ना बहुत सारे टेंडर वगैरह निकल रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करती है, बिडिंग करवाती है, तो उसमें बहुत बार ऐसा होता है फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह जो होती है ना, वो सस्ते में गवर्नमेंट को काम कर देती हैं और अच्छा काम करके दे देती हैं, तो वो काम ले जाती हैंगी। तो गवर्नमेंट ने एक नया रूल बनाया है, इसके अंदर अमेंडमेंट किया है और ये बोला है कि 200 करोड़ से कम का कोई प्रोजेक्ट होगा ना, वो हम फॉरेन वालों को नहीं देंगे, वो हम इंडिया वालों को ही देंगे। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था आत्मनिर्भर भारत पैकेज, सेल्फ रिलायंट भारत पैकेज। हम इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, इंपोर्ट को कम करने की कोशिश करेंगे। MSMEs की डेफिनेशन भी चेंज की थी मैंने आज कल वाले न्यूज़ के अंदर मैंने बहुत सारा एक्सप्लेन किया MSME वगैरह का। बाकी जो 5 ट्रांच आए थे रिलीफ पैकेज की वो सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे। लास्ट के 2 थे वो मैंने एक न्यूज़ में बोला था कि उसको हम पोस्टपोन करते हैं, मेन जो पूरा मंथली आएगा एक साथ उसमें करेंगे। तो ये जनरल फाइनेंस रूल जो होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि डील्स करते हैं किसके साथ, पब्लिक फाइनेंस के साथ। पहली बार इशू किए गए थे 1947 के अंदर, और जब पहली बार सारे एग्जिस्टिंग ऑर्डर थे सबको एक साथ लेके आए थे, और ये फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर होते हैं। जनरल रूल्स जो होते हैं वो मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट और बाकी जो प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स वगैरह का होता है, जो भी डिपार्टमेंट होता है उन सब के ऊपर लागू होते हैं। नेक्स्ट वी हैव गवर्नमेंट नोटिफाइज BS6 एमिशन नॉर्म्स फॉर क्वाड्री साइकिल। सरकार ने BS6 एमिशन के नॉर्म्स बताए हैं क्वाड्री साइकिल के लिए। जिन लोगों को BS4 BS6 के बारे में नहीं पता, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ऊपर की कहानी बता देता हूँ। देखो किसी भी गाड़ी का जो पॉल्यूटेंट वगैरह की जो फ्यूल कंजम्पशन की जो टेक्नोलॉजी होती है ना, उसके स्टैंडर्ड्स होते हैं बेसिकली। BS4 का मतलब क्या होता है कि वो फ्यूल कंज्यूम करेगी, उसमें पॉल्यूटेंट ज़्यादा होंगे, तो जितना ऊपर का BS होगा उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा। तो इंडिया BS4 पे चल रहा था पहले, लेकिन 2016 में नोटिफिकेशन आई थी कि 1 अप्रैल 2020 से हम लोग BS6 को स्टार्ट कर देंगे। 4 से 6 पे हम लोगों ने क्यों जंप कर लिया, हम लोगों ने 5 को क्यों स्किप किया? एक्चुअली इंडिया जो है ना वो यूरोप के नॉर्म्स को फॉलो करता है, तो BS4 मतलब यूरोप का भी 4, BS5 मतलब यूरोप का 5, BS6 मतलब यूरोप का 6। और चाइना जो है वो चाइना भी यूरोप के नॉर्म्स फॉलो करता है, चाइना को उस टाइम चल रहा था BS5। तो इंडिया ने ये सोचा कि भाई पहले हम लोग 4 से 5 पे आएंगे, चाइना ऑलरेडी 5 पे चल रहा है, फिर हम लोग 6 पे आएंगे, तो इसमें तो बहुत साल लग जाएंगे, तो क्यों ना हम एक को बीच में स्किप करते हैं, हम डायरेक्ट 6 पे जंप कर जाते हैं। तो इंडिया ने बोला कि ठीक है हम BS4 से डायरेक्ट BS6 के उसके ऊपर नॉर्म्स के ऊपर जंप कर जाएंगे। और तो उसमें फ़ायदा क्या होता है कि सल्फ़र वगैरह कंटेंट हो गया, नाइट्रोजन कंटेंट हो गया, कार्बन कंटेंट हो गया, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी अच्छी यूज़ की जाती है कार मैन्युफैक्चरिंग में BS6 नॉर्म्स में, कि आपको वही कार लेनी है जिसमें BS6 नॉर्म्स के वेरिफिकेशन होगा। कंपनीज़ को ये नोटिफिकेशन चला जाता है, ठीक है। अब हाई टेक्नोलॉजी होती है तो फिर उसमें देखो खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही, लेकिन उसका एडवांटेज ये होता है कि कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं कि उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की कार भी होगी। तो टारगेट ये होता है कि इससे क्या होता है, फ्यूल का एमिशन जो होता है ना उसमें
पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही कम हो जाते हैं, इसलिए BS6 को प्रेफर किया जा रहा है। ऊपर की कहानी अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अंदर की कहानी के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज, जिसके मिनिस्टर कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। यार एक पॉलिटिशियन ऐसा है, नितिन गडकरी हो गया, एक सुब्रमण्यम स्वामी हो गए, एक शशि थरूर हो गए, ये कुछ एक ऐसे पॉलिटिशियंस हैं ना, इनकी टॉक सुना करो। ये लोग बड़े ही लिटरेट हैं, मतलब मैंने दोनों पार्टी के कोई ना कोई मिनिस्टर बताए हैं, क्योंकि हम यहाँ पॉलिटिकल बायस नहीं देखेंगे, हम लोग यहाँ पर एक इंसान की ना लर्निंग देखते हैं। ये 3-4 मिनिस्टर्स हैं ना, ये बहुत पढ़े लिखे हैं, इनकी टॉक सुना करो, आपके मेंस के आंसर में कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे ने ना एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जो एमिशंस नॉर्म है ना L7 का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरी कैटेगरी के लिए, जो कि BS6 का है। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये कंप्लीट करती है BS6 की प्रोसेस को, जो कि कैटेगरी व्हीकल BS6 के जो जितने भी कैटेगरी व्हीकल है ना, उन सब के लिए एमिशन के नॉर्म्स, एमिशन का मतलब होता है जो पॉल्यूटेंट्स बाहर आ रहे होते हैं ना धुआं के फॉर्म में, वो एमिशन होता है। वो यूरोपियन यूनियन के वर्ल्ड मोटरसाइकिल टेस्ट साइकिल के ऊपर है। हाँ देखा, मैंने आपको बताया था ना, हम लोग यूरोपियन यूनियन का जो मॉडल है उसी को फॉलो करते हैं। अब WMTC साइकिल क्या है? ये एक सिस्टम है ड्राइविंग साइकिल्स का, जो मेजर करता है फ्यूल कंजम्पशन को और एमिशंस को मोटरसाइकिल के अंदर। WMTC जो मेथड जिसके अंदर है ना, वो ग्लोबल टेक्निकल रेवोल्यूशन के पार्ट है, जिसको इस्टेब्लिश किस में किया था हम लोगों ने? UN के वर्ल्ड फोरम में फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ व्हीकल रेगुलेशंस, जिसको हम WP29 भी बोलते हैं। और फिर क्वाड्री साइकिल क्या होता है? क्वाड्री साइकिल की फ़ोटो मैंने आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, ये क्वाड्री साइकिल होता है। तो ये 3 व्हीलर ही होता है, ठीक है, साइज़ इसका 3 व्हीलर का होता है, लेकिन उसमें 4 पहिए लगे होते हैं और कवर की तरह से ऊपर से कवर हो जाता है। तो इसके अंदर भी बोला गया है कि इसमें भी BS6 के ही नॉर्म्स लगेंगे। इसका जो इंजन होता है ना, वो 3 सीटर की तरह ही होता है। ये बहुत ही चीप होता है और सेफ़ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है फॉर लास्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी छोटे डिस्टेंसेस के ऊपर जाने के लिए स्पेशली। अगर इसके हम डायमेंशन की बात करें क्वाड्री साइकिल की, तो कैनॉट बी मोर देन 3.6 मीटर लॉन्ग। क्वाड्री साइकिल 3.5 यानी कि 3.6 मीटर से लंबी नहीं हो सकती हैगी। एक इंजन होना चाहिए 800 सीसी से छोटा, और जिसका वज़न जो है 475 केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी को आप क्वाड्री साइकिल की कैटेगरी में डालोगे। अब जो रेगुलेशन है क्वाड्री साइकिल के इंडिया के अंदर, वो देख लेते हैं। 2018 में गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था क्वाड्री साइकिल का सेगमेंट, जिसमें नेसेसरी स्टैंडर्ड्स थे कि आप इस व्हीकल को जब प्रोड्यूस करोगे तो ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं, आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे। फिर इट हैड अप्रूव्ड द व्हीकल, फिर इस व्हीकल को कमर्शियल और प्राइवेट यानी कि व्यापार के सिलसिले में और अपने निजी काम के लिए, दोनों के लिए अप्रूवल मिल गया था। प्रीलिम्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ L7 कैटेगरी ऑफ व्हीकल्स? L7 कैटेगरी ऑफ व्हीकल मैंने आपको ऊपर दिखाया था, आपको फिर से दिखाता हूँ। क्वाड्री साइकिल कैटेगरी है, ये देख रहे हो। L7 कैटेगरी मतलब क्या है? क्वाड्री साइकिल कैटेगरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्री साइकिल क्या होता है? हम लोगों ने जस्ट अभी पढ़ा है, 3 व्हीलर का होता है, इतना वजन, इतनी लेंथ, ये सब पढ़ा हम लोगों ने। हाउ आर दे रेगुलेटेड इंडिया? इंडिया के अंदर इनको रेगुलेट कैसे किया जाता है? देखो, रेगुलेशन ऑफ क्वाड्री साइकिल्स इन इंडिया का ही पार्ट ये जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है, तो सेम सी दे दी, कुछ नया तो पूछा ही नहीं। इन एमिशन नॉर्म्स को एडमिनिस्टर कौन करता है? ये हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री करती है। डिफरेंस क्या है BS4 और BS6 के अंदर? BS4 के अंदर ना पॉल्यूटेंट पार्टिकल बहुत ज़्यादा निकलते हैं, स्पेशली सल्फ़र का, नाइट्रोजन का कंटेंट हो गया, ठीक है। और BS6 के अंदर ना यही चीज़ अच्छी है, वो टेक्नोलॉजी हाई हो जाती है और उसके अंदर क्या कहते हैं, पैसा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी में एमिशन बहुत कंट्रोल होता है, पॉल्यूटेंट्स बाहर कम आते हैं, वो फुली कंजम्पशन हो जाता है उस फ्यूल का। तो ये था हमारे इस टॉपिक के अंदर। सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र को और राज्यों को किस बारे में, कि भैया ये जो हमारे माइग्रेंट्स वगैरह है ना, जो एक जगह से दूसरी जगह आके जो मज़दूर काम करते हैं, ठीक है, इन सब के लिए ट्रांसपोर्ट, फूड वगैरह का अरेंजमेंट कराइए, शेल्टर रहने की जगह का अरेंजमेंट कराइए। सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है तो आपको बताता हूँ, आर्टिकल 124 के अंडर आता है सुप्रीम कोर्ट हमारा, ठीक है। और मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ होती है जजेस की वो 34 होती है। करंटली क्या है? करंटली 32+1 यानी कि 32 जजेस हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। करंटली जो CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो शरद अरविंद बोबडे जी हैं, SAB इनका शॉर्टकट है। ये 47th चीफ जस्टिस हैं इसके सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट 28 जनवरी 1950 को फॉर्म हुआ था। इससे पहले इसको प्रीवियसी काउंसिल बोलते थे, ठीक है। और फेडरल कोर्ट भी बोलते थे इसको। 1937 से 1957 तक ये फेडरल कोर्ट था, ठीक है। और इसके बारे में और क्या बताऊँ आपको मैं, ठीक है, अभी इतना ही काफ़ी है, बाकी मेन टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं अभी। तो
सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है केंद्र को और राज्यों को कि इमीडिएटली तुरंत इन लोगों को ट्रांसपोर्ट, आने जाने की सुविधा, खाना खाने की वस्तुएं और शेल्टर, रहने की जगह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाए। स्ट्रैंडेड माइग्रेंट वर्कर्स, ये जो फंसे हुए, स्ट्रैंडेड मतलब होता है फंसे हुए जो मजदूर है ना, प्रवासी मजदूर हमारे, इन सबको। Court took suo motu cognizance of media reports and representations from senior lawyers to step in to protect the fundamental right of migrant workers। इसका मतलब ये है, suo motu याद रखना आपको, करंट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये बार बार आता रहेगा। suo motu का मतलब होता है टेकिंग अ डिसीजन ऑन इट्स ओन मोशन, अपने आप डिसीजन ले लेना, ठीक है। कॉग्निजेंस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में बहुत सारी नॉलेज होना, अंडरस्टैंडिंग होना। तो कोर्ट ने क्या किया, सुओ मोटो यानी कि अपने आप एक डिसीजन ले लिया। कॉग्निजेंस मतलब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, नॉलेज बेस्ड के ऊपर। जो मीडिया की रिपोर्ट्स थी और जो रिप्रेजेंटेशन थी ना सीनियर लॉयर की, उन सबको वो ध्यान देते हुए, उनके ऊपर नज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप एक डिसीजन ले लिया है, ठीक है, पूरी नॉलेज के साथ, कि उनको फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। किसके? माइग्रेंट वर्कर्स के, जो भी प्रवासी मजदूर है ना हमारे, एक जगह से दूसरी जगह जाके रहते हैं, काम करते हैं, इन सब के फंडामेंटल राइट्स, इनके जो मूल अधिकार हैं, उन सबको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। तो सुओ मोटो आपको समझ में आ गया और फंडामेंटल राइट्स आपको समझ में आ गया। अब कोर्ट ने कहा क्या है, हम लोग ये भी देख लेते हैं। कोर्ट ने 2 लाइनें कही हैं मेजर कि देयर हैव बीन इनएडिक्वेसीज एंड सर्टेन लैप्सेस। इनएडिक्वेसीज का मतलब होता है कुछ कमी, और लैप्सेस का मतलब होता है भूल चूक, कि कुछ कमी रह गई है, कुछ भूल चूक हुई है केंद्र सरकार के तरफ से और राज्य सरकार की तरफ से। ये जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं ना, इन सब का जो क्राइसिस चल रहा है, जो दुविधा चल रही है कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण, इस टाइम पर इन माइग्रेंट वर्कर्स के जीवन के व्यापन के लिए सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से कुछ भूल चूक हुई है। जो क्राइसिस है वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, आज की डेट में भी जब हम लोग ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं तब भी ये कंटिन्यू हो रहा है। और जो लार्ज सेक्शन है ना माइग्रेंट वर्कर्स का, वो अभी भी स्ट्रैंडेड है, यानी कि अभी भी वो सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे फंसे हुए हैं, स्टेट के बॉर्डर पे फंसे हुए हैं। इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट्स वर रिक्वायर्ड टू रिडीम द सिचुएशन। इस परिस्थिति से बचाने के लिए, रिडीम का मतलब होता है बचाना, इस परिस्थिति से बचाने के लिए एक इफेक्टिव और एक कंसंट्रेटेड यानी कि केंद्रित संघर्ष की ज़रूरत थी, एफर्ट की। इशू क्या है? देखो, जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, इम्पोज किया गया था, जो माइग्रेंट वर्कर्स थे ना, सारे के सारे हज़ारों की तादाद में एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे, क्योंकि उनका जॉब लॉस हो गया था, काम तो बंद हो गया लॉकडाउन में। और ये वो लोग होते हैं जो जिस दिन कमाते हैं उसी दिन खाते हैं, इनका वो वाला हिसाब होता है। तो जब इनकी जॉब चली गई तो भैया इनको एक जगह से रहने की भी प्रॉब्लम आने लगी, तो इनको जाना पड़ा अपने घरों को, गाँव को लौट के, क्योंकि फिर उस टाइम पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ही नहीं था। तो क्या किया इन्होंने, ये लोग पैदल ही चल पड़े, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को तो रोका गया था स्टेट बॉर्डर के ऊपर और इनको फिर शेल्टर्स में भेज दिया गया था, ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो थे वो कंटिन्यू वॉक करने लगे थे, कहाँ पर? ट्रेन के ट्रैक के ऊपर और हाईवेज़ के ऊपर चलते ही गए, ठीक है, वॉक कर कर। कुछ लोग पहुँचे, कुछ लोग नहीं पहुँच पाए, कुछ अनहोनी हो गई, कुछ लोगों को फिर बाद में सरकार ने बसेज और ट्रेन के थ्रू पहुँचा दी। ये हम पढ़ते हैं। अप्रैल के एंड में, अभी क्या चल रहा है, आज की डेट क्या है, मई में हम बात कर रहे हैं, ये बता रहे हैं अप्रैल के एंड के अंदर गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस अनाउंस की थी कि इन लोगों को वापस घर जो है बस से भेजा जाए, ठीक है। 1 मई को कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी लॉन्च की गई थी, बट बहुत सारे जो लोग थे ना, वो फिर भी पैदल ही चलते जा रहे थे घर, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने वेट नहीं किया कि ट्रेन वगैरह का वेट करेंगे, बस का वेट करेंगे, क्योंकि उनको जो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं ना ट्रेन में चढ़ने के लिए, वो उनके पास थे ही नहीं। तो उन्होंने वेट ही नहीं किया, वो पैदल ही चलते रहे। 9 मई को, देखो 1 मई को अनाउंसमेंट हुई थी, 9 मई को 16 मजदूर जो लोग अपने घर वापस जा रहे थे मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र से, ठीक है, वो किसी रेलवे ट्रैक से जा रहे थे और रेलवे ट्रैक पर रेस्ट करने के लिए वो लोग रुके थे, तो वो रेलवे ट्रैक के ऊपर ही सो गए थे, ठीक है, उनको नींद आ गई थी। उनको एक मालगाड़ी द्वारा कुचल दिया गया। तो ये बहुत ही अनहोनी घटना हुई थी हमारे देश के लिए कि वो लोग रेस्ट करने के लिए रुके थे और उनके ऊपर मालगाड़ी चल गई। सिग्निफिकेंस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है इस वर्डिक्ट के? वर्डिक्ट का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जो ये फैसला सुनाया है, इसके क्या वो है, सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया? कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा है कि एक्सेप्टेड द प्रॉब्लम्स ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स आर फार फ्रॉम। कोर्ट ने ये बात मानी है, न्यायपालिका ने ये बात मानी है कि जो ये मज़दूरों की जो समस्या है ना, ये अभी इतनी आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं है। ये जो क्राइसिस है, जो दुविधा चल रही है सारे के सारे माइग्रेंट लेबर्स का, ये अभी भी कंटिन्यू हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लार्ज सेक्शन, बहुत भारी मात्रा के अंदर ये अभी भी सड़कों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, रेलवे स्टेशन पे, स्टेट बॉर्डर के ऊपर फंसे हुए हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशन में, अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, माइग्रेंट लेबर्स को सक्कर एंड हेल्प, सक्कर वर्ड का मतलब होता है जब कोई परेशानी में फंसा होता है तो उसकी मदद करना। इन लोगों को अभी बहुत ही ये परेशानी में फंसे हुए हैं, तो इनको मदद की ज़रूरत है।
और एक कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड, वही चीज़, केंद्रित संघर्ष, कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट चाहिए इन सबको रिडीम करने के लिए, मतलब बचाने के लिए, ऐसी परिस्थिति से बचाने के लिए। हमारे प्रीलिम्स वाले कुछ क्वेश्चन हैं, उन पर नज़र मार लेते हैं। राइट्स अंडर राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम आपको पता ही होगा, ठीक है। राइट टू फ्रीडम के अंदर जो राइट्स होते हैं उनके बारे में मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे राइट टू स्पीच हो गया, ठीक है, राइट टू फॉर्म एन असेंबली हो गया, राइट फॉर एसोसिएशंस हो गया, ठीक है। फिर होता है हमारा राइट टू सेटल एट एनी प्लेस, राइट टू डू एनी ऑक्यूपेशन वगैरह, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ये सारे के सारे राइट्स होते हैं हमारे। राइट टू ट्रैवल, ठीक है, ये सारे के सारे राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं। फिर आता है PIL। क्या होता है? PIL होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी कि पब्लिक के, समाज के फ़ायदे के लिए, समाज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई मुकदमा चलाना है, यानी कि समाज में कोई बदलाव की ज़रूरत है, कोई हानि हो रही है, किसी को कुछ दुख पहुंच रहा है, तो उसको उसको न्यायपालिका पालिका तक पहुंचाने के लिए, कोर्ट तक पहुंचाने के लिए लिटिगेशन, जो मुकदमा होता है कोर्ट के अंदर, उसको PIL बोलते हैं। तो PIL कौन फाइल कर सकता है? इंडिविजुअल भी फाइल कर सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी फाइल कर सकती है, कोई लॉयर भी फाइल कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर फिर कोर्ट वगैरह जो होता है उस पर ध्यान देते हैं, उसको सुनवाई करते हैं और उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। पावर ऑफ कोर्ट टू टेक केसेस सुओ मोटो, ऐसा हो सकता है, देखो एक तो होता है कि आपके पास कोई केस गया, ठीक है, कि आपने कोई प्रॉब्लम थी, आप सुप्रीम कोर्ट के पास गए कि भैया मेरी ये समस्या है, मुझे इसमें थोड़ा सा न्याय चाहिए, आप मेरी मदद करो। लेकिन सुओ मोटो की जो पावर होती है ना कोर्ट के पास, वो ये होती है कि सुप्रीम कोर्ट को ही नज़र में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये नज़र में आ रहा है कि भैया ये समस्या चल रही है देश के अंदर और इसके ऊपर तो हमें कोई डिसीजन देना चाहिए, ठीक है, हमें कोई अनाउंसमेंट करनी चाहिए, इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट देना चाहिए। तो वो पावर होती है सुओ मोटो के अंदर, ठीक है। ये एक लैटिन टर्म है, तो आपको ये याद होना चाहिए। इसका मतलब होता है अपने आप, ऑन इट्स ओन मोशन। फिर ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव पावर्स क्या होती हैं सुप्रीम कोर्ट की? देखो सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल पावर का तो मतलब सीधे से समझ जाओ ना आप। ओरिजिनल का मतलब ये होता है कि एक तो होता है अपील करना, यानी कि किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट से, नीचे वाले कोर्ट से, भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन सबसे अपील जाएगी कि भैया ये वाला केस है, हमारे तक तो सुलझ नहीं रहा है, आप प्लीज़ इसको सुलझाओ। ये उसके पास वो होती है पावर, उसकी अपीलेट जुरिस्डिक्शन वाली। एक होती है ओरिजिनल। ओरिजिनल का मतलब कि आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो, ठीक है, कि भैया मेरी ये समस्या और आप इसको प्लीज़ सुलझाइए। और एक्सक्लूसिव पावर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या है? एक्सक्लूसिव ये है कि किसी सेंटर के साथ या फिर किसी स्टेट के साथ, सेंटर और स्टेट की कोई समस्या है उसको सुलझाने की पावर है, ठीक है। दो स्टेट्स की आपस में कोई प्रॉब्लम है, कोई केस है, उसको सुलझाने की बात है, ठीक है। अब एक्सक्लूसिव क्यों? क्योंकि देखो स्टेट के पास तो हाई कोर्ट होता है, इसके पास भी हाई कोर्ट होता है। अब कोई हाई कोर्ट ही करेगा तो हाई कोर्ट कहीं ना कहीं तो अपने स्टेट को फेवर करेगा ना। वैसे तो वो नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, लेकिन फिर भी तो ये एक्सक्लूसिव पावर होती है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर क्या होती है तो फिर बहुत बड़ा डिटेल में है, ये आपको बेटर होगा कि आप पॉलिटी में ही पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग प्रीलिम्स के हिसाब से नज़र में छोटा छोटा ही बता सकते हैं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। वैसे आपको पता ही होना चाहिए ओरिजिनल पावर, ये एपिलेट जुरिस्डिक्शन वगैरह, एक्सक्लूसिव पावर, ये आप लोगों को आइडिया होना चाहिए वैसे खुद ही। अगला टॉपिक हमारा, ILO ने अर्ज किया है प्राइम मिनिस्टर को नॉट टू डायल्यूट द लेबर लॉस। ILO क्या है? ILO होता है हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ILO जो है ना, ये UN की सबसे पुरानी एजेंसी है। क्यों? क्योंकि UN से पहले जो लीग ऑफ नेशंस था ना, लीग ऑफ नेशंस जो था, जो World War II के टाइम पे ख़त्म हो चुका था, फिर उसके बाद हमारा UN बन के आया था, तो लीग ऑफ नेशंस में बना था ये, और ये 1919 में बनी हुई है ये इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो UN की ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है ये। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री को बोला है एक, कि भैया आप एक बहुत ही साफ सा संदेश भेजो अपने केंद्र सरकार को और अपने राज्य सरकारों को कि ये जो इंटरनेशनल लेबर लॉज है ना, ठीक है ना, ये नहीं इंटरनेशनल लेबर लॉज नहीं, वो कह रहा है कि आपके देश में जो ये मजदूर को लेकर जो कानून है, भैया आप इनको डाइल्यूट मत करो, इनको ख़त्म मत करो, इनको रद्द मत करो, ठीक है। अब इशू क्या हुआ है ये हम पूरा का पूरा जानेंगे। कुछ 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, देखो अरे ये तो पहले ये तो जान लो कि हमारे जो लेबर लॉज थे डाइल्यूट क्यों हुए थे, ठीक है। हुआ ये है कि जैसे कोविड-19 के कारण क्या है कि इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल डाउन आ गई है, तो सरकार ने क्या किया कि कुछ लेबर लॉज होते हैं। लेबर लॉ से क्या फ़ायदा होता है कि कुछ फंडामेंटल टाइप के राइट्स मिल जाते हैं लेबर्स को, टाइप के बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली फंडामेंटल नहीं, ऐसे कुछ उनको अधिकार मिल जाते हैं लेबर्स को, यानी कि उनका फिक्स टाइम हो जाता है, इतनी देर से आप काम करा सकते हो उनसे,
ठीक है। अगर आप उनको इतने लोगों को आप इतने ग्रुप में हायर करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, फिर आपको उनको अगर जॉब से निकालना है तो आपको इस प्रोसेस से करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उनको ट्रेड यूनियन से ये अपने हिसाब से कब कभी प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कब कभी हड़ताल कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लेबर लॉज के अंदर आती है। फिर इनको सोशल सिक्योरिटी, इनकी पेंशन वाली बातें कुछ अगर हैं तो, ठीक है, किस माहौल में ये लोग काम करेंगे, ये सब कुछ लेबर लॉज में आता है। अभी क्या हुआ है कि कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण इकोनॉमी डाउन आ गई है, तो सरकार को ज़रूरत है कि इंडस्ट्रीज़ को ना ओवर टाइम रन कराया जाए। इसलिए सरकार ने आदेश दे दिया कि भैया लेबर लॉज को ना डाइल्यूट कर दे, ताकि ये जो बिजनेसेस हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको थोड़ी सी छूट मिल जाए, ये अपने मज़दूरों से ज़्यादा काम करवा सकें, ठीक है। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाएं, ताकि हमारी इकोनॉमी दोबारा स्टार्ट हो जाए। तो ये सरकार ने सोचा ऐसा। फिर कुछ ट्रेड यूनियन वाले, जो कि मज़दूरों के जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना, वो लोग पहुँच गए ILO के पास, जिनेवा के अंदर। ILO क्या काम करता है, ILO के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं बेसिकली? ILO का ऑब्जेक्ट होता है कि वो मेक श्योर कि हर एक मज़दूर वगैरह को प्रॉपर एक्सेस मिल रहा हो, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी हो, प्रॉपर वेजेस मिल रहे हैं, उनके टाइमिंग वगैरह ठीक है, उनके राइट्स का ध्यान रखा जा रहा है। ये सब काम ILO का है। तो ट्रेड यूनियन वालों ने सोचा कि हमारे देश की सरकार ने तो हमारे ये लॉज ही डाइल्यूट कर दिए, तो क्या काम करते हैं, ILO के पास चलते हैं, UN के पास चलते हैं, क्योंकि UN की एजेंसी है ना ये, तो उनके पास चलते हैं, वो हमारी बात सुनेंगे। ये लोग उनके पास चले गए मई 14 को जिनेवा में। उन्होंने अपना नोटिस भेज दिया वहाँ पे। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज़ इंटरवीन करो, हमारे जो ये मज़दूर हैं ना, इनके जो हक़ हैं उनको बचाने के लिए, और जो भी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स हैं उन सब पे ध्यान देने के लिए। अब इसलिए फिर ILO ने प्रधानमंत्री को बोला। देश में क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात और कुछ अदर स्टेट्स ने सस्पेंड कर दिए थे अपने लेबर लॉज बहुत ही बड़ी मात्रा के अंदर, 2 से 3 साल के लिए, और कुछ ने उनको डाइल्यूट किया था। डाइल्यूट का मतलब कुछ दिनों के लिए रद्द कर दिया था, इन टू वू द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का वू करने का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, किसी चीज़ को एक्साइट करना। हमारे ये जो कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान, मिस्ट का मतलब होता है इसके दौरान, कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान जो हमारी इंडस्ट्रीज, जो हमारी इकोनॉमी जो ठप बैठ गई हैं, उन सबको बढ़ावा देने के लिए, उन सबको वू करने के लिए इन कुछ स्टेट्स ने जो है वो लेबर लॉज को डाइल्यूट कर दिया है कि भैया आप लेबर्स को ना उतना हक नहीं देंगे, आप उनसे काम थोड़ा ज़्यादा करवा लीजिए, ताकि इंडस्ट्री हमारी चल पड़े, हमारी जो अर्थव्यवस्था है ना वो चल पड़े। तो बिजनेसेस को, फर्म्स को, प्रोडक्शन हाउसेस को थोड़ा सा छूट मिल गई, इनके मालिकों को, कॉन्ट्रैक्टर्स को, कि अब वो उनसे अपनी मर्जी के हिसाब से काम करवा सकते हैं। छूट दिए, थोड़ा सा छूट दिए, पूरा नहीं छूट दिया कि आप कुछ भी करा दोगे, स्लेवरी भी करवा सकते हो, नहीं ऐसा नहीं है, थोड़ी चीज़ों में हल्की बहुत छूट दी है। तो इंडिया के लेबर लॉज क्या हैं? जो पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, और ये सारी की सारी 7th शेड्यूल में गिवन है, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में वो सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हुए हैं कि जिस दिन के ऊपर कानून कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए हैं जिनके ऊपर राज्य सरकार अपने कानून बना सकती है। कंकरेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं जिनके ऊपर दोनों सरकार अपने अपने कानून बना सकती है, सेंटर भी कानून बना सकती है और स्टेट भी बना सकती है। तो लेबर जो है ना वो कंकरेंट लिस्ट में पड़ता है, यानी कि इसके ऊपर सेंटर भी कानून बना सकता है और स्टेट भी कानून बना सकता है। अगर एस्टिमेट करें तो थोड़ा वेरी करता है, लेकिन 200 स्टेट लॉज है हमारे पास और 50 के आसपास हमारे पास सेंट्रल लॉज हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ साथ साथ, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अक्टूबर या नवंबर 2019 के आसपास एक बिल पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर। उस बिल में ये बात की गई थी कि जितने भी हमारे ये लॉज वगैरह ना लेबर के, इन सबको थोड़ा सा मर्ज करके थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए। बहुत सारे सेंटर के और स्टेट के अलग अलग हो रहे हैं, इनको सिंप्लीफाई करके कुछ बनाया जाए। तो ये बिल पार्लियामेंट में था, इस पर प्रॉपर अभी काम नहीं हुआ था, डिबेट वगैरह चल रहा था। फिर पैंडमिक हो गया, तो और पैंडमिक के बाद क्या हो गया, सडनली आप लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि इनको डाइल्यूट करने की बात की है, तो मुद्दा और बढ़ गया है। तो इट्स लाइक पुटिंग ऑयल इन द फायर, घी इन द फायर, घी आग में घी डालने वाली बात हो गई है, ठीक है। आपने एक बिल ऐसा लेके आ रहे थे, आप इस लॉ को चेंज कर रहे थे, आप इसको डाइल्यूट कर दो, फलाना दिखड़ा ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये कहना चाह रहे हैं कि देखो, एक तो 200 स्टेट लॉज हैं, 50 सेंट्रल लॉज हैं हमारे पास, ठीक है। कोई सेट डेफिनेशन नहीं है लेबर लॉज की, यानी कि पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है, जगह जगह से हमको डेफिनेशन उठानी पड़ती है उसकी, ठीक है। ब्रॉडली स्पीकिंग दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। अगर ऊपर से देखें तो वो 4 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। 4 कैटेगरी कौन सी है हमारी? 4 कैटेगरी ये हैं, देखो। पहला है कंडीशंस ऑफ वर्क, किस तरह की परिस्थिति में, कैसी कंडीशन में आप काम कर रहे हो, उसके बेस पे कुछ लॉज हैं। वेजेस एंड रेम्यूनरेशन, आपको दिहाड़ी कितनी मिल रही है, मेहनताना पैसा कितना मिल रहा है, उसके बेस के ऊपर कुछ लॉज हैं।
सोशल सिक्योरिटी यानी कि आपकी जॉब के अंदर आपको कुछ पेंशन वेंशन वाली बात की जा रही है या फिर नहीं की जा रही है, सामाजिक सुरक्षा आपको उसमें मिल रही है या नहीं मिल रही है, कंपनसेशन वगैरह, ठीक है, इंश्योरेंस वगैरह की बात की जा रही है, वो सब सोशल सिक्योरिटी में आता है। फिर एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इसके भी कुछ कानून होते हैंगे, ठीक है, जैसे कुछ डिस्प्यूट वगैरह आपका हो जाता है, ट्रेड यूनियन बनाने की बात हो जाती है, ठीक है, ये सब तो मेजर मेजर 4 टाइप की कैटेगरीज है हमारे पास। फिर वो पूछ रहा है कि भैया लेबर लॉज को इतना क्रिटिसाइज़ क्यों किया जाता है, इतनी निंदा क्यों की जाती है इनकी। देखो इंडिया के जो लेबर लॉज है ना, इनको ऑफ्टन इनफ्लेक्सिबल बोला गया। इनफ्लेक्सिबल का मतलब होता है जो खिंच नहीं सकते, यानी जिनमें बदलाव लाना, चेंज लाना जो है वो बहुत टफ होता है। देखो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों है, ठीक है। यूके की अगर हम बात करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फ्लेक्सिबल है, टू मच फ्लेक्सिबल। वहीं पर हम लोग यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो टू मच ऑफ रिजिड। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज तक सिर्फ और सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स हो पाए हैं। इंडिया में कितने अमेंडमेंट्स हो पाए हैं? 104 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं हमारे यहाँ पर। 100th अमेंडमेंट हमारा जीएसटी वाला अमेंडमेंट था, ध्यान होना चाहिए आप सबको, ठीक है। तो लेबर लॉज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इनफ्लेक्सिबल पार्ट में लाई करता है, इनको बदलने में काफ़ी परेशानियाँ होती है। और ये भी आर्ग्यू किया गया है, यानी कि देखना ये एक बड़ा ही वो सार्केस्टिक सेंटेंस है कि शुक्र है उन लोगों का कि ठीक है ना, कि उन्हें एक लीगल रिक्वायरमेंट दे दी कि फर्म्स जो हैं जो एम्प्लॉय करते हैं 100 से ज़्यादा वर्करों को, वो डिफ़र करते हैं हायरिंग न्यू वर्कर्स बिकॉज फायरिंग देम रिक्वायर्स गवर्नमेंट अप्रूवल्स। वो इस दुविधा में हैं फर्म वाले। ये एक थोड़ी सार्केस्टिक सेंटेंस है, इसको हिंदी में ही समझ लो, इंग्लिश में आपको समझने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। फर्म्स वगैरह जो हैं उनका ये कहना है कि भैया ज़्यादा एम्प्लॉय हायर इसलिए नहीं कर सकते, 100 से ऊपर अगर हायर करते हैं और फिर उनको बाद में अगर कभी निकालने की ज़रूरत पड़ती है तो सरकार के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ जाती है, ठीक है। और इस लॉ को चेंज करने में बहुत परेशानियाँ हो रही है। अगर आप चेंज करते हो, आप फर्म्स को बोल देते हो कि ठीक है आप अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉय करो और क्या कहते हैं, इनको फिर जब मन में निकाल दो, तो कहीं ना कहीं लेबर्स का कुछ एक्सप्लॉयटेशन भी होता है। उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं। और इसके कारण उल्टा क्या पड़ जाता है, इसका असर, उल्टा असर ये पड़ता है कि कंस्ट्रेन द ग्रोथ ऑफ फर्म्स, यानी कि फर्म्स वगैरह ज़्यादा मजदूरों को लगा नहीं पाती है तो उनकी ग्रोथ के ऊपर भी एक हिंड्रेंस, एक पाबंदी लग जाती है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्होंने। Besides, there are too many laws, often unnecessarily complicated and not effectively implemented. This has laid the foundation for corruption and rent seeking. तो भैया क्या है कि एक तो आपने इतने कॉम्प्लिकेटेड कानून बना दिए, ठीक है, अननेसेसरी उसमें कॉम्प्लिकेशंस डाल रखी है आपने, ऑल राइट, और उनको इफ़ेक्टिवली इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पा रहे हो। इसके कारण क्या हुआ है? भ्रष्टाचार और रेंट सीकिंग। रेंट सीकिंग का मतलब होता है जब भी आप किसी पॉलिसी वगैरह को या फिर किसी एक्ट वगैरह को मैनिपुलेट करके उसमें कुछ बदलाव फेरबदल करके अपने फ़ायदे की काम की चीज़ें निकाल लेते हो ना, उसको बोलते हैं रेंट सीकिंग। तो इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के कारण और इतना करप्शन हो जाता है, उसके बाद इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होते, इसके कारण क्या हो गया? भ्रष्टाचार और बढ़ गया है, रेंट सीकिंग, यानी कि आप अपना फ़ायदा देखने लग गए हैं फर्म्स वगैरह ये सब। तो स्टेट्स ने रिलैक्सेशन क्यों दे दी है इस चीज़ की फर्म्स वगैरह को? देखो रिलैक्सेशन फर्म्स को दी है, डाइल्यूट की लेबर लो, यानी लेबर को परेशानी हुई है, फर्म, बिजनेस, इंडस्ट्रीज़, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स, इन सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल गया कि भाई आप आराम से अपने हिसाब से मजदूरों से काम कराओ, 8 घंटे के 12 घंटे कराओ, थोड़ा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर थोड़ी रिलैक्सेशन दे दी है। देखो छूट दी है, बार बार याद दिला रहा हूँ, छूट दी है, परमानेंट नहीं कर दिया है सब कुछ। ये जो चेंजेस हैं ये एक इंसेंटिवाइज इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिवाइव करने के लिए रेस्पेक्टिव स्टेट, जिन जिन स्टेट्स ने डाइल्यूट किया है उनके वहाँ पर जो अर्थव्यवस्था की जो हलचल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था की जो हलचल है, उसको थोड़ा सा इंटेंसिफाई और इंसेंटिवाइज करने के लिए है। जो माइग्रेंट्स हैं, जो घरों से जो अपने घरों को छोड़ के जा रहे हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह चली गई हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ क्या कर रही है, उनको हायर एंड फायर रजीम के थ्रू वो कर रही है, फ्लेक्सिबिलिटी है इंडस्ट्रीज़ के पास कि उनको जब मन में हायर कर सकती है, जब मन में फायर कर सकती है, ताकि फटाफट उनके रजीम, उनके जो ऑपरेशंस है ना वो स्टार्ट हो सके। तो इतनी छूट मिल गई है इंडस्ट्रीज़ को अपनी मर्जी से। पहले क्या होता था कि फायर वायर करने के लिए कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने पड़ते थे। At a holistic level, it is being argued that Indian labor laws are cumbersome and drive away investors. कम्बरसर का मतलब होता है बहुत ही भारी भरकम। अगर हम बात करें तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो इंडिया में इजीली इन्वेस्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि बहुत ही भारी भरकम कानून है हमारे, ठीक है। कम्बरसम का मतलब भारी भरकम। सो चेंजेस हैव बीन मेड टू अट्रैक्ट यूनिट्स टू इंडिया। यूनिट्स को इंडिया में अट्रैक्ट करने के लिए कुछ चेंजेस भी बनाए गए हैं, जैसे कि
कुछ नोटेबल चेंजेस क्या थे वो देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है एक ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग बिजनेसेस फ्रॉम परव्यू ऑफ ऑल लेबर लॉज। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक ऑर्डिनेंस को पास किया था। पहले तो ऑर्डिनेंस समझ लेते हैं। ऑर्डिनेंस वो होता है जब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर आपका जो पार्लियामेंट होता है वो सेशन में नहीं होता, तो आप गवर्नर स्टेट लेवल पे और प्रेसिडेंट सेंटर लेवल पे इनकी परमिशन से आप कोई बिल वगैरह पास करवाते हो। उस बिल की अवधि 6 महीने की होती है। 6 महीने के अंदर जब भी आपका नेक्स्ट सेशन होता है असेंबली का या पार्लियामेंट का, आपको उसके 6 वीक्स के अंदर अब उसको लॉ बनाना पड़ता है, अदरवाइज़ वो खारिज हो जाता है। तो एक ऑर्डिनेंस एग्जेम्प्टिंग आया था जिसमें कुछ ऐसे बिजनेसेस होंगे, ठीक है, जिनको लेबर लॉस से फ्री कर दिया गया है, उनके लेबर लॉस के अंडर से फ्री कर दिया गया है। कुछ एक बिजनेसेस थे जिनको लेबर लॉस के अंडर ही रखा गया है। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने लेबर लॉस को अगले 1000 दिनों के लिए यानी कि तकरीबन 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। अभी कंसर्न क्यों है? देखो, ऐसे लेबर लॉज को सस्पेंड करने से क्या होता है ना, फर्म को, इंडस्ट्री को एक फ्री हैंड मिल जाता है मजदूरों के ऊपर, ठीक है, जिससे क्या होता है ईज ऑफ क्लोजर्स एंड रिट्रेचमेंट्स विच विल नॉट ओनली वर्सन द अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द कंट्री। होना क्या है कि ना, आसानी से आप अपनी मर्जी से अपनी इंडस्ट्री पे काम कर सकते हो, ठीक है, उसके पैसे वैसे का काम करना, मजदूरों के ऊपर आप जिस तरीके से काम करना है, सरकार से आपको छूट मिल गई ना, तो दिखने में तो ये आप इकोनॉमी को रिवाइव कर रहे हो, लेकिन ये उसके बदतर ही करेगा, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को ये और बदतर करेगा। डिनाइंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स इज़ अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन एंड फंडामेंटल राइट्स। मज़दूरों के उनके जो राइट्स होते हैं वो उनको अगर डिनाई करते हो तो एक तरीके से आप उनके ह्यूमन और फंडामेंटल राइट्स को डिनाई कर रहे हो। फिर इससे क्या होता है, वर्कर्स के अंदर ना एक इनसिक्योरिटी बन जाती है, ठीक है, एक डर भी बन जाता है। ये जो चेंजेस है ना, दीज में लीड टू डेस्परेट कंडीशन फॉर वर्कर्स, यानी कि उनकी जो हालात है ना वो और ज़्यादा बदतर हो जाएंगी इस तरह के चेंजेस लाने के बाद। तो वे अहेड क्या है, हमारे पास रास्ता क्या है? देखो, ये बात तो सही है कि ये जो लेबर लॉज है ना, इनको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है, यानी इनको चैनलाइज करने की, इनकी जो कॉम्प्लिकेशन है ना उनको हटाकर इनको स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। टेढ़े मेढ़े बहुत हैं, स्ट्रीमलाइन मतलब एकदम शार्प, एकदम स्ट्रेट करने की ज़रूरत है। बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ऑब्वियस सी बात है, पेंडेमिक के टाइम जब बहुत सारे माइग्रेंट लेबर्स को मूवमेंट देखने को मिला है, इनके पास जॉब है ही नहीं, ऐसे टाइम पे इस तरह के लेबर लॉज को डाइल्यूट कर देना इनके लिए समस्या बढ़ा देता है। मिलियंस ऑफ माइग्रेंट्स, लाखों की संख्या में माइग्रेंट्स, उनके पास नौकरी नहीं है, वो अपने घरों को लौट रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे टाइम पे आप लेबर लॉ को अगर डाइल्यूट कर देते हो that guarantees some measure of protection against exploitation, we could be adding to their misery। मतलब कहना चाह रहा है, आप कह ये रहे हो, गारंटी दे रहे हो कि उनकी एक्सप्लोटेशन नहीं होगा, उनका प्रोटेक्शन होगा, लेकिन हम उनकी जो बदतरता है ना, बर्बरता, उसके अंदर हम कुछ ना कुछ बढ़ावा ही दे रहे हैं उनको, हम उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। लेबर अंडर 75 नहीं है, 75 नहीं है, ये आई थिंक 7th लिखना चाह रहे थे, क्योंकि 7th शेड्यूल के अंदर हमारी तीनों लिस्ट आती है ना, मैंने आपको बताया ऊपर यूनियन आती है, स्टेट आती है, वो 7th शेड्यूल में आती है। आप गूगल पे लिखोगे ऑल लिस्ट सब्जेक्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट की PDF खुल जाएगी। उस PDF में ना सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं ना, आप एक बार उनको ज़रूर देख लेना। याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार नज़र मार लेना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो है वो कौन सा उसमें आता है, लिस्ट के अंदर आता है, कौन उसके ऊपर कानून में आता है। आप UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये तो आपको लिस्ट 1-2 बार तो आपको पढ़ी होनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 2-3 पेज की है, बस रीड करना है, दैट्स इट। ILO की कंपोजिशन, ऑब्जेक्टिव और मेंबर्स के बारे में हम लोगों ने ऊपर ही बता दिया था। अच्छा, मेंबर्स का मैंने नहीं बताया होगा, ऑब्जेक्टिव और कॉम्पोजिशन तो मैंने कैसे बताया था। ऑब्जेक्टिव तो इसका मैंने आपको बता दिया था कि ये क्या करता है कि जितने भी लेबर्स वगैरह होते हैं उन सब के फंडामेंटल राइट्स, उनको बेसिक फैसिलिटीज़ का एक्सेस है या नहीं है, इन सब को ध्यान रखने के लिए बनाया गया था। लीग ऑफ नेशंस के अंडर इसको बनाया गया था 1999 में। 187 इसके अंदर मेंबर्स हैं, 187 में से 186 तो हैं यूनाइटेड नेशंस वाला ही, प्लस में 186 प्लस में 187 तो जो है वो कुक आइलैंड है, एक एडिशनल मेंबर जो है। अब विच स्टेट्स हैव डायलेटेड द लेबर लॉज, तो यूपी, MP, गुजरात, 3 के नाम ऊपर लिखे हुए थे। फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर डिफरेंस क्या बताओ। फिर उससे पहले एक बार 5th पॉइंट पढ़ लेते हैं। उसने पूछा टाइप ऑफ लेबर लॉज इन इंडिया, 4 टाइप के होते हैं, हम लोगों ने अभी उस इमेज में देखा था ना, ये देखो 4 टाइप्स के होते हैं, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। ऑलराइट, अब वो पूछ रहा है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर में डिफरेंस क्या होता है। देखो, फॉर्मल और इनफॉर्मल का अगर वर्ड का मीनिंग देखते हो आप, तो बात आती है औपचारिक और अनौपचारिक।
ठीक है। फॉर्मल का मतलब क्या होगा, एक तो वहाँ पर ना आपको प्रिविलेज बहुत मिलेंगे, इंश्योरेंस की बात मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको पेंशन वाली बात की जाएगी, लेकिन वहाँ पर टैक्स का पंगा भी होगा। तो फॉर्मल सेक्टर हो गया, एवरीथिंग इज़ अंडर द आई ऑफ द गवर्नमेंट एंड ऑल दोज जो भी रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं, एवरीथिंग। इनफॉर्मल के अंदर क्या होता है कि आपको टैक्स की टेंशन नहीं होती है, सब जुगाड़ू काम हो रहा होता है, जितना काम करो उतना पैसा मिल रहा है, प्रिविलेजेस कुछ खास मिलते नहीं है, हाइजीन का, हेल्थ का, सोशल सिक्योरिटी का, फैमिली का, इन सब का ध्यान नहीं रखा रहता है। तो ये होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर। मजदूर जो होते हैं वो हर जगह पर होते हैं, फॉर्मल में भी होते हैं, इनफॉर्मल में भी होते हैं। यहाँ पर हमारी ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ सेडिशन लॉ। आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, बहुत लोगों को मालूम भी होगा। सेडिशन लॉ क्या है, कहाँ से आया था, फिलहाल इसके बारे में बात क्यों की जा रही है, तो देख लेते हैं। असम के एक एमएलए हैं, उनको बेल दे दी गई है सेडिशन केस के अंदर। देखो सेडिशन का मतलब ना, एक सिंपल भाषा में सोचो कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलते हो ना, तो सरकार आपको पनिश कर सकती है सेडिशन के मामले में, ठीक है ना। लेकिन उसके कुछ लिमिटेशंस हैं कि आप ये चीज़ें सरकार को बोल सकते हो और ये चीज़ें आप नहीं बोल सकते। वो सब हम जानेंगे कि क्या कुछ बोल सकते हैं, इंडिया में लागू है नहीं है, कहाँ से कानून आया है और क्या क्या प्रोविजंस होते हैं इसके, वो सब हम इसमें न्यूज़ में जानेंगे। एमएलए को सेंट्रल आसाम नगांव जेल है, उसमें 1 महीने पहले सेडिशन और बाकी के चार्जेस के अंतर्गत उनको जेल में डाला गया था। उसमें एक और चीज़ थी कि उन्होंने एक सर्कुलेट की थी प्रोवोकेटिव वीडियो, प्रोवोकेटिव मतलब भड़काऊ वीडियो की थी, जो कोविड-19 की क्वारंटीन को लेकर थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो उसके कारण उनके ऊपर सेडिशन का केस डालकर उनको जेल में डाल दिया गया था। उनको बुक किया गया था 4 सेक्शन के अंदर इंडियन पिनल कोड के। इंडियन पिनल कोड की शुरुआत दरअसल 1860 में ही हो गई थी, जो रिकमेंडेशन थी फर्स्ट लॉ कमीशन की, जो कि चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत आया था। ध्यान रहे, आपको पता होना चाहिए, आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री में पॉलिटी में पढ़ा होगा चार्टर एक्ट। उसी के अंदर फर्स्ट लॉ रिकमेंडेशन एंड फलाना क्या क्या करके 1860 के अंदर हम लोगों ने अपना इंडियन पिनल कोड स्टार्ट किया था। तो उसके 4 सेक्शंस के अंदर इनको बुक किया गया था, जिसमें 124A था जो डील करता है सेडिशन के साथ, और 153A जो डील करता है कि आपने एक प्रमोट किया है और अटेम्प्ट किया है कम्युनल डिसहार्मनी को। कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, डिसहार्मनी मतलब उनके अंदर तालमेल ना बैठाना। एक तो होता है हार्मनी, मतलब सब चीज़ें एक साथ हैं, ठीक है, मिली जुली हैं, आपस में हैं। डिसहार्मनी यानी कि उनके अंदर कुछ ना कुछ फूट डाल देना। तो सांप्रदायिक यानी कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, और रिलीजन हो सकता है इसमें, कास्ट हो सकता है इसमें, पर्टिकुलर क्लासेस हो सकती हैं सोसाइटी की। फिर ये बोलते हैं सेडिशन क्या होता है। सेडिशन जो है सेक्शन 124A में आता है इंडियन पिनल कोड के, जो डिफाइन कैसे किया गया है कि एनी एक्शन दैट ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग हेट्रेड और कंटेम्प्ट टुवर्ड्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड हैज बीन इलीगल इन इंडिया इन सिंस 1870। हेट्रेड का मतलब घृणा, नफरत, और कंटेम्प्ट का मतलब निंदा। आप सरकार की तरफ घृणा दिखाते हो, निंदा दिखाते हो, तो वही चीज़ सेडिशन में काउंट होती है। भारत के अंदर ये 1870 से इलीगल है। और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, सेडिशन जो लॉज थे ना, वो 17वीं सेंचुरी के अंदर इंग्लैंड में स्टार्ट किए थे। वहाँ के लॉ मेकर्स को ये लगता था कि भैया सरकार के बारे में जो सही ओपिनियन है, जो गुड ओपिनियन है, बस वही रहने चाहिए, जो भी बैड ओपिनियंस है वो डेट्रीमेंटल है टू द गवर्नमेंट एंड मोनार्की। मोनार्की आप समझते हैं, राजा जो वहाँ पे किंग वगैरह थे उनके लिए, और सरकार गवर्नमेंट के डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक है, कि आप सरकार को सिर्फ अच्छे ओपिनियन दो, उनके बारे में बुरा मत बोलो, इससे सरकार को नुकसान होता है। ये जो सेंटिमेंट एंड लॉ, सेंटिमेंट वर्ड का मतलब होता है आइडिया, थॉट, फीलिंग, और कानून। ये बोरो किया गया था और फिर इंसर्ट कर दिया था हम लोगों ने इसको सेक्शन 124 आईपीसी में 1870 में ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था सेडिशन लॉ को कन्विक्ट करने के लिए, कन्विक्ट मतलब अपराधी बनाने के लिए, और सेंटेंस देने के लिए यानी कि पनिशमेंट देने के लिए फ्रीडम फाइटर्स को, वो इस कानून का इस्तेमाल करते थे। पहला यूज इसका हुआ था प्रोसिक्यूट करने के लिए बाल गंगाधर तिलक को 1897 में 1897 के अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट के क्या कहना है इसके ऊपर। 1962 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ आर्टिकल 124 केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के अंदर, 1962 की बात है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। उन्होंने बताया कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेडिशन की लिमिटेड है इसके एप्लीकेशन पर, कि एक्ट इन्वॉल्विंग इंटेंशन और टेंडेंसी टू क्रिएट डिसऑर्डर, यानी कि अगर आप कोई डिसऑर्डर क्रिएट करते हो और डिस्टर्ब करते हो लॉ एंड ऑर्डर को, या फिर वायलेंस, हिंसा को बढ़ावा देते हो,
तो आपके ऊपर सेडिशन केस लग सकता है। इन्होंने इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था कि वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीच और यूज ऑफ विगरस वर्ड स्ट्रांगली क्रिटिकल टू दी गवर्नमेंट, इस चीज़ से इसको डिस्टिंग्विश कर दिया था कि भैया आप सरकार के खिलाफ कुछ तीखा बोलते हो या फिर कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हो तो आपको सेडिशन केस नहीं लगेगा। उन्होंने डिस्टिंग्विशन दिया था। फिर 1995 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बलवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस के अंदर बोला कि सिर्फ स्लोगन दे देना और जिससे पब्लिक रिस्पॉन्स इवोक ना हो, यानी कि जो समाज है, जो हमारे जो सिटीजन्स है, उनकी तरफ से कोई ओपिनियन आए ही ना, उसको हम सेडिशन में काउंट नहीं करेंगे कि आप स्लोगनिंग कर रहे हो सब और पब्लिक को रिस्पॉन्स आ ही नहीं रहा है और फिर भी आपको सेडिशन में डाल दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा। तो नहीं, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, ऐसी चीज़ों में आप इनको सेडिशन में नहीं डाल सकते हो। पर सेडिशन रिपील क्यों होना चाहिए? देखो, सेडिशन से क्या होता है, अनऑथराइज्ड सेल्फ सेंसरशिप आ जाती है। यानी कि सेल्फ सेंसरशिप मतलब आप अपने आप को बचा रहे हो। सेंसरशिप मतलब समझते हो ना, मूवीज के अंदर सेंसर बोर्ड होता है, वो क्या करता है कि ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें जो हमारी सोसाइटी के लिए इतनी हेल्पफुल नहीं है और उनका एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है, उनको सेंसर कर देते हैं, उनको बंद कर देते हैं, छुपा देते हैं। तो आपको एक अनऑथराइज, सरकार को एक अनऑथराइज सेल्फ सेंसरशिप मिल जाती है सेडिशन के द्वारा। अपने आप को छुपा लेते हैं, अपनी गलतियों को जो लोग पॉइंट आउट करते हैं कुछ छुपा लेते हैं। और प्रोड्यूसेस ए चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच, यानी कि आप कहीं ना कहीं जो फ्री स्पीच का जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है उसको आप सप्रेस करते हो, उसको रोक करते हो। वो सप्रेस करता है हर एक सिटीजन को डेमोक्रेसी के अंदर जिनको सवाल उठाना चाहिए, डिबेट करना चाहिए, एग्री डिसएग्री करना, चैलेंज करना गवर्नमेंट के डिसीजन को, आप इन सब थॉट्स को सप्रेस करते हो। फिर सिस्टमेटिकली गांधी जी की जो फिलॉसफी थी, राइट टू डिसेंट, यानी कि आपके पास मतभेद होने का हक है। डिसेंट मतलब मतभेद। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति के पास सरकार के खिलाफ एक मतभेद होने का हक है। कहीं ना कहीं गांधी जी की वो फिलॉसफी है, उसको भी ये सेडिशन का जो लॉ है ये डिस्ट्रॉय करता है, इसलिए इसको रिपील कर दिया जाना चाहिए। आप सरकार के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट यही बोलता है, आप सरकार के खिलाफ बोल सकते हो, वो ठीक है, लेकिन आप उसके कारण वायलेंस क्रिएट मत करो, आप लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब मत करो, ये चीज़ें आप मत करो। अदरवाइज आप बिल्कुल सरकार के खिलाफ, आप उनके डिसीजन के ऊपर, उनके सरकार के पॉलिसीज़ के ऊपर आप क्वेश्चन कर सकते हो। यू हैव गिवन देम वोट, यू हैव गिवन देम द पावर, यू कैन डेफिनेटली डू दिस एंड दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट। ओके, नेक्स्ट वी हैव टेलीकॉम रेगुलेटर मूट्स नेशनल नंबरिंग प्लान। मूट का मतलब होता है टू पुट अप ऑन टेबल सम आइडिया फॉर डिस्कशन और कंसिडरेशन बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। तो टेलीकॉम रेगुलेटर जो ट्राई है हमारा, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए हैं एक नेशनल नंबरिंग प्लान के तहत। नेशनल नंबरिंग प्लान क्या होता है? देखो, 2003 के अंदर हमारा एक नंबरिंग प्लान आया था जिसमें कि हमारे मोबाइल नंबर जो डिजिट्स जो हैं वो 10 डिजिट के होंगे, ठीक है। और ये प्लान आना था हमारा 2033 तक के लिए था, 2033 तक के लिए। लेकिन उसके 17 साल बाद ही, यानी कि अभी 2020 के अंदर ही इन्होंने, टेलीकॉम रेगुलेटरी बोल रहा है कि जो हमारे नंबर्स हैं ना मोबाइल डिजिट के, उनको 10 से इंक्रीज करके 11 कर देना चाहिए, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत बढ़ रहे हैं इंडिया के अंदर। करंटली अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडिया के अंदर 1177 मिलियन मोबाइल सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मोबाइल नंबर्स जो है उनका बहुत यूज़ बढ़ता जा रहा है, सडनली कनेक्शन बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमको मोबाइल नंबर के जो डिजिट्स हैं ना उनको 10 से बढ़ा के 11 कर देना चाहिए। तो जो पहले एग्जिस्टिंग ऑलरेडी, जैसे आज की डेट में आपका मेरा सबका मोबाइल नंबर 10 डिजिट का है, उसको 11 कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जिनके ऑलरेडी 10 हैं उनके आगे 0 लग जाएगा, और फिर जो नए नंबर्स आएंगे इसके बाद जो कनेक्शन होंगे उनको हम 11 डिजिट का बनाएंगे। ये बात की गई, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, उसके बाद हम लोग जान लेते हैं। Why were these recommendations given? To ensure adequate numbering resources for fixed line and mobile services. Fixed line मतलब लैंडलाइन नंबर, मोबाइल सर्विस मतलब आपके हाथ में जो सेल फोन होता है वो। एडिक्वेट नंबर रिसोर्सेज होने चाहिए इसलिए। बैकग्राउंड क्या है? टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने ट्राई को बोला था कि भैया कुछ रिकमेंडेशंस दो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग ये भी इंश्योर करेंगे कि हमारे जो नंबरिंग रिसोर्सेज हैं ये सारे के सारे फिक्स लाइन और मोबाइल सर्विसेज के लिए एडिक्वेट हमारे पास। फिर उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दिए। उन्होंने कहा कि देयर इज नो नीड टू चेंज द डायलिंग प्लान, जो फिक्स टू फिक्स यानी कि लैंडलाइन टू लैंडलाइन, मोबाइल टू लैंडलाइन और मोबाइल टू मोबाइल का जो डायलिंग प्लान ना उसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस पर करने के लिए मोबाइल कॉल्स में 0 लगाओ प्रीफिक्स के अंदर, और जो करंट स्कीम है उसमें 0 हो जाए प्रीफिक्स के लिए, क्योंकि फिक्स लाइन से मोबाइल के लिए हो। देखो पहले क्या होता था ना, उन्होंने बोला था कि आज की डेट में अगर आपको एक एरिया से दूसरे एरिया में फ़ोन करना होता है मोबाइल में तो आप 0 लगाते हो। बेसिकली जो पहले रोमिंग वाला जो सीन होता है तो आप मोबाइल से दूसरी जगह पे करते हो तो 0 लगाते हो आप, या और लैंडलाइन से भी करते हो दूसरी जगह 0 लगाते हो। तो उन्होंने कहा कि नंबरिंग स्पेस करने के लिए सभी फिक्स्ड कॉल जो होंगी मोबाइल कॉल के लिए उन सब पे 0 लगवा दो, और करंट स्कीम के अंदर जो 0 होता है वो फिक्स्ड लाइन से मोबाइल के ऊपर जाता है, ठीक है।
तो उन्होंने कहा था कि सफिशिएंट नंबरिंग स्पेस हो जाएगी इससे। फिर उन्होंने कहा कि रिवाइज करो जो नेशनल नंबरिंग प्लान है ना, ताकि हमारे को अनयूटिलाइज कैपेसिटीज़ जो हैं वो सारी की सारी फ्री हो जाए, यानी कि कुछ नंबर्स बहुत पुराने जो पहले की मिसयूज जो अनयूज्ड है, मिसयूज नहीं अनयूज्ड है, उन सबको चेक किया जाए, उन सबको रिवाइज किया जाए, उनको नए नंबर बना के सेल किया जाए मार्केट के अंदर, तो स्पेस क्रिएट हो जाता है। फिर जो सिम बेस्ड मशीन टू मशीन होता है ना, मशीन टू मशीन समझ रहे हो, जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के ऊपर कॉल कनेक्ट करती है, उनके भी नंबर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन वाले नंबर्स को 10 डिजिट से बढ़ा के 13 डिजिट के ऊपर कर दिया जाए। इसके ऊपर कुछ लोग डिबेट कर रहे हैं कि ये इनसाइट ने गलत टाइप कर दिया, यहाँ पे 13 नहीं 11 होना चाहिए। नहीं, ये बिल्कुल करेक्ट टाइप किया हुआ है। मशीन टू मशीन की बात की जा रही है यहाँ तो मोबाइल टू मोबाइल नहीं, मशीन यानी कोई डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कॉल करता है, उसका भी एक नंबर होता है। तो उसको 10 डिजिट से इंक्रीज करके 13 डिजिट कर दो, ताकि 10 वालों का स्पेस ज़्यादा क्रिएट हो जाए। ट्राई के बारे में जान लेते हैं। ट्राई एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाया गया है इसको, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं था पहले ये। इसका जो सेटअप है, सेक्शन 3 जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक्ट 1997, उसके सेक्शन 3 के अंडर ये है। ये रेगुलेटर है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। टेलीकम्युनिकेशन के सेंटर मतलब संचार विभाग, संचार कम्युनिकेशन। ट्राई के एक्ट को ट्राई को अमेंड किया गया था एक ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो कि 24 जनवरी 2000 की बात है। तब इन्होंने एस्टेब्लिश किया था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड अपीलेट ट्रिब्यूनल टू टेक ओवर एडजक्टरी एंड डिस्प्यूट फंक्शन फ्रॉम ट्राई, यानी कि ट्राई के मामले में अगर कोई मतभेद होता है, कोई आपस में कोई बैर होता है, तो उन्होंने के लिए एक ट्रिब्यूनल भी बनाया था। ये आपका प्रीलिम्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट, इतना पार्ट जो है ना प्रीलिम्स को लेकर वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या होते हैं, तो ट्राई इशू करता है ऑर्डर्स और डायरेक्शंस ऑन विच सब्जेक्ट, जैसे कि टैरिफ कितना लगाना है, यानी कि चार्जेस कितने होंगे मोबाइल के, क्वालिटी ऑफ सर्विस कैसी होनी चाहिए, डीटीएच वगैरह के बारे में, मोबाइल नंबर की पोर्टेबिलिटी करनी है, जियो से आइडिया में, आइडिया से वोडाफोन, वोडाफोन से एयरटेल, ये सब के जो फंक्शन वगैरह होते हैं, ये सब के सब ट्राई के काम होते हैं। कंपटीशन क्या होता है इसमें, एक चेयरपर्सन होते हैं जो कि नॉट मोर देन 2 एक चेयरपर्सन प्लस 2 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, जिनको हम पार्ट टाइम मेंबर बोलते हैं। अपॉइंट करती है इनको सेंट्रल गवर्नमेंट, और उनका ड्यूरेशन होता है कि ये 3 साल के लिए ऑफिस लेंगे, या फिर जब तक ये 65 ईयर के हो जाते हैं, जो भी पहले हो जाता है वो होता है इनका। प्रीलिम्स के इसके जो क्वेश्चन है वो है कि चेयरपर्सन को अपॉइंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, हम लोगों ने जस्ट अभी ऊपर देख लिए, इंपॉर्टेंट फंक्शन ये देख लिया हम लोगों ने। और थर्ड ये पूछ रहा है, हाउ इज़ 5G डिफरेंट फ्रॉम 4G। वैसे तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो भी 4G 5G से मैच करता ही है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। देखो 5G डिफरेंट कैसे होता है 4G से अंदर, एक बहुत ही बेसिक सी बात है कि 5G मतलब 5th जनरेशन, 4G मतलब 4th जनरेशन, 5G लेटेस्ट है, 4G आज की डेट में हम पुराना कह सकते हैं। 5G होगा ज़्यादा सिक्योर होगा, ज़्यादा फास्ट होगा, डेटा ट्रांसफ़र बहुत क्विकली होगा, कनेक्शंस बहुत ईजिली बनेंगे। 4G से ज़्यादा फास्ट होगा, 4G अपने आप में फास्ट है, 5G उससे बेटर होगा। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, 4G के अंदर ना एक पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोगों को 400 कनेक्शंस मिलते हैं। 5G के अंदर सेम चीज़, पर स्क्वायर किलोमीटर हम लोग तकरीबन 1 मिलियन कनेक्शंस होंगे, और स्पीड जो होगी 5G की वो ऑन एन एवरेज 20 से 25 टाइम्स ज़्यादा होगी इस इंटरनेट की स्पीड 4G से, ठीक है। और अगर हम बात करें जैसे चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर बहुत काफ़ी हद तक ये धीरे धीरे एक्सपैंड कर रही हैं 5G को यूज़ करना, उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था। और 5G की जो स्पीड होगी तकरीबन कुछ 28 गीगाहर्ट्ज़ बताई जा रही है, काफ़ी अलग अलग न्यूज़ अवेलेबल है इसके ऊपर, तो आप मान के चलो कि 25 से 28 गीगाहर्ट्ज़ होगी। वहीं पर 4G की जो न्यूज़ वो स्पीड होती है वो 700 से 2500 मेगाहर्ट्ज़ होती है। ध्यान रहे वो गीगाहर्ट्ज़ है, ये मेगाहर्ट्ज़ है।